यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 361। बॉस, उनमें से कुछ इस पर यकीन करते हैं, कियान वानयांग ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी मेरा उनके साथ रिश्ता एक तरफा प्यार जैसा है, वान हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब मैं उन्हें डीवाई आतंकवादी संगठन को खत्म करने और उनके परिवारों को बचाने में मदद करूंगा, तब हम पहले प्यार के दौर में पहुंचेंगे। गुयान ने समझकर सिर हिलाया। उसे आखिरकार समझ में आया कि वान हाओ 7 शैतानों के साथ सहयोग क्यों करना चाहता था और उन्हें बिना शर्त 6 करेज क्लास बैटलशिप क्यों दिए थे। पता चला कि उसने शुरू से ही सब कुछ सोच रखा था। पहला, शुरू में सैनिकों का दिल जीतना, दूसरा, 6 करेज क्लास बैटलशिप वापस पाना, और तीसरा, मिलिट्री फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए आतंकवादी संगठन को खत्म करना। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है। एक तीर से 3 शिकार, ये हिसाब किताब सच में डरावना है। गुयान ने भावुक होकर आह भरी। वह वान हाओ से पूरी तरह सहमत था। उसी समय गुयान ने यह भी तय किया कि अब से यह मार्शल उसे जो भी करने का आदेश देगा, वह बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ मिशन पूरा करेगा। बुजुर्ग सैनिकों को धीमी आवाज में बात करते हुए देखकर वान हाओ ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, सभी लोग, भले ही आप मेरे सैनिक नहीं हैं और मेरे आदेश नहीं मानते हैं, लेकिन अपने परिवारों की खातिर मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मेरी बात सुनेंगे। तभी मैं आपको डीवाई आतंकवादी संगठन को खत्म करने और आपके परिवारों को बचाने में मदद कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, बुजुर्ग सैनिकों ने बार बार जयकारे लगाए। जब तक मार्शल मेरे परिवार को बचा सकते हैं, मैं उनके पीछे चलूंगा। हाँ, जब तक मेरा परिवार बच जाता है, मैं अस्थायी रूप से मार्शल के आदेशों का पालन करने को तैयार हूँ। क्या तुम ग्रैंड कमांडर को धोखा दे रहे हो? हम ग्रैंड कमांडर को धोखा नहीं दे रहे हैं, बस अस्थायी रूप से मार्शल के आदेशों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, परिवार की खातिर एक बार उनकी बात सुनने में क्या बुराई है। एक बार सुनने से 2 बार सुनने की आदत पड़ जाएगी। तुम इतने रीढ़हीन कैसे हो सकते हो? मुझे इसकी परवाह नहीं है। जब तक मार्शल मेरे परिवार को बचा सकते हैं, मैं उनकी बात सुनूंगा। क्या तुम सब बेवकूफ़ हो? ये साफ तौर पर एक जाल है जो तुम्हें इसमें कूदने के लिए लुभा रहा है। मुझे नहीं पता कि यह जाल है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इस होनहार युवा मार्शल का साथ देना निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। ये सही है, मार्शल का टैलेंट बेमिसाल है। उनका साथ देने से हम जरूर इतिहास में मशहूर हो जाएंगे। तुम गद्दार हो। ... जल्द ही 990,000 अनुभवी सैनिकों के बीच अंदरूनी झगड़े शुरू हो गए। एक हिस्सा उन अनुभवी सैनिकों का था जो गुवान शिनिक्सियों के वफादार थे, जिन्हें अपने परिवारों की सुरक्षा की परवाह नहीं थी और वे पूरी तरह से गुवान शिनिक्सियों के प्रति समर्पित थे, जो कुल संख्या का 30% थे। दूसरा हिस्सा अपने परिवारों को प्राथमिकता देता था और अस्थायी रूप से वान हाओ की बात मानने को तैयार हो गया, जो कुल संख्या का 40% था। अनुभवी सैनिकों का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने वान हाओ का असीमित भविष्य देखा और उसकी मदद करने की योजना बनाई, जो कुल संख्या का 10% था। आखिर में 20% ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। कियान वानयांग ने वान हाओ को तारीफ भरी नजरों से देखा। बॉस, आप सच में कमाल के हैं। अब हमारे पास न सिर्फ सैनिक हैं, बल्कि साजो सामान भी है। जब तक हम डीवाई आतंकवादी संगठन से 6 करेज क्लास बैटलशिप वापस ले आते हैं, हमारी सेना की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। वान हाओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। मैंने अभी तक उन्हें पूरी तरह से अपने काबू में नहीं किया है, लेकिन वे मेरी पकड़ से बच नहीं पाएंगे। कियान वानयांग ने बार बार सिर हिलाया। बॉस सही कह रहे हैं। उस बूढ़े कछुए गुवान शिनिक्सियोंग ने खुद ही हमारे मुंह में मांस डाल दिया है। इसे न खाना शर्म की बात होगी। चेन याओ ने सुझाव दिया। बॉस, हमारी सेना तो लगभग बन ही गई है। क्या हमें इसे कोई नाम नहीं देना चाहिए? हम इसे सिर्फ 5वीं सेना तो नहीं कह सकते, है ना? कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। बॉस मार्शल वांग तियानई के बेटे हैं, जन्म से ही युवा मार्शल हैं और अब वह खुद भी एक मार्शल हैं। 2 मार्शल वाला परिवार। मुझे लगता है कि इस सेना को यंग मार्शल की सेना कहा जाना चाहिए और जिस ग्रह पर हम अभी हैं, उसे यंग मार्शल स्टार कहा जाना चाहिए। कैसा रहेगा? वान हाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यंग मार्शल की सेना? सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि यह युवा है और इसका भविष्य असीमित है, जो मेरे स्टाइल से मेल खाता है। गुयांग ने पूछा। मार्शल नहीं, यंग मार्शल। उन पुराने सैनिकों का क्या करें जो शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए? वान हाओ ने ऊपर देखा, एक पल सोचा और कहा, अभी के लिए उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। एक समय आएगा जब उन्हें पछतावा होगा। गुयांग ने सिर हिलाया। हालांकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वान हाओ इन पुराने सैनिकों को कैसे पछतावा करवाएगा, लेकिन वह जानता था कि ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। वान हाओ की अपनी योजनाएं थीं।
किन फैंग आगे बढ़ा और गंभीर चेहरे से पूछा, यंग मार्शल, क्या हम अब DY आतंकवादी संगठन पर हमला करने और लोगों के लिए बुराई को खत्म करने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं? वांग हाओ ने किन फैंग की ओर देखा और सिर हिलाया, अब हम लोगों के लिए बुराई को खत्म करने जाएंगे। मेरा प्लान है कि तुम्हें आगे भेजा जाए। कियान वानयांग, चेन याओ और गु यांग ने किन फैंग को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। यह ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का नतीजा था। आगे रहने वाली टीम सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में यह एक सुसाइड स्क्वाड है। किन फैंग, जो एक मार्शल एंसेस्टर था, उसके लिए यह निश्चित रूप से एक मुश्किल काम होगा। उसी समय उन्होंने अपने दिल में खुद को चेतावनी दी कि भविष्य में वे कभी भी वांग हाओ के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वरना वे निश्चित रूप से इस छोटे मार्शल के निशाने पर आ जाएंगे। किन फैंग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने पक्के इरादे वाले चेहरे से कहा, हाँ, मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। जल्द ही यंग मार्शल की सेना ने काम करना शुरू कर दिया। पुराने सैनिकों की टीमें करेज क्लास बैटलशिप में घुस गईं, अपनी स्थिति ठीक कर रही थीं, DY आतंकवादी संगठन से जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थीं। उसी समय 20,000 मेज भी करेज क्लास बैटलशिप में पहुंचाए गए। ये मेज पिछली बार सेना से छीने गए युद्ध के माल थे। 7 डेविल्स ने 6 करेज क्लास बैटलशिप चुनी और वांग हाओ ने 20,000 मेज चुने। हालांकि इन सभी मेज को मॉडिफाई किया गया था और उनमें स्काईफायर कंपनी का लेटेस्ट ब्रेनवेव रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था, जिससे लंबी दूरी के हमले किए जा सकते थे और यह सुनिश्चित होता था कि पायलटों को कोई नुकसान न हो। जब सब लोग व्यस्त थे तो थ्री बियर्स एक कोने में छिपकर उदासी से गोले बना रहे थे। बियर 1 ने उदासी से कहा, वांग हाओ, इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है। न सिर्फ सुंदरियां उसका पीछा करती हैं, बल्कि उसने आसानी से इन पुराने सैनिकों को भी अपने पक्ष में कर लिया। अब हम पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। भालू 2 ने शिकायत की, हम इतने बदनसीब क्यों हैं? हम पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहे और जब हमने एक किराए के सैनिकों का ग्रुप बनाया तो सिर्फ कुछ बेकार लोग ही शामिल हुए, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम बॉस भी नहीं हैं। भालू 3 ने गुस्से से कहा, ये लोग बहुत बेकार हैं। वांग हाओ ने उन्हें बस कुछ शब्दों में बेवकूफ़ बना दिया, जिससे हमारा सामने आने का मौका छूट गया। कियान वानयांग पास आया और उसने आंखें घुमाईं। इन 3 भालुओं की इतनी कम अक्ल और दिमाग जो सिर्फ अपने निचले शरीर के बारे में सोचता है। अगर लड़कियां खुद उनके पीछे पड़ें और उनके सामने भीड़ में लोग घुटनों पर बैठें तो ये सच में एक चमत्कार होगा। अहम, कियान वानयांग ने खांसा और इज्जत से कहा, 3 सीनियर, हमारे बॉस ने कहा है कि आप यंग मार्शल की सेना की सबसे ज़्यादा लड़ने की ताकत और बाहरी डराने वाली ताकत हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप DY आतंकवादी संगठन पर इस हमले में शामिल होंगे। तीनों भालुओं की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने ज़रूरी होंगे, एक बेहतरीन सेना की सबसे ज़्यादा लड़ने की ताकत। ये सुनकर ज़रूर अनगिनत लड़कियां उनकी बाहों में आने के लिए दौड़ेंगी। भालू 1 ने गंभीर चेहरे से कहा, जब हम भाई भतीजे वांग हाओ से जुड़ने आए हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी सभी परेशानियां हल करेंगे। भालू 2 ने बार बार सिर हिलाया, वापस जाकर भतीजे वांग हाओ को बताओ, जब हम चाचा यहाँ हैं तो कोई उसके सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। भालू 3 ने एक पल सोचा, याद रखना, भतीजे वांग हाओ से कहना कि बढ़िया शराब और सुंदरियां तैयार रखे। जब तक वह हम चाचाओं की अच्छी सेवा करेगा, भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, हम चाचा उसकी मदद करेंगे। कियान वानयांग की पलकें फड़क उठीं। वह इन 3 भालुओं से पूरी तरह हार गया था। उनकी बेशर्मी सच में असाधारण थी। यंग मार्शल स्टार 5 करेज क्लास बैटलशिप अंधेरे तारों वाले आसमान में उड़ रहे थे। हालांकि जमीन पर बचे वेटन्स के चेहरे पर शांति थी, लेकिन वे अपने दिल में लगातार प्रार्थना कर रहे थे, इस उम्मीद में कि ये साथी उनके परिवारों को बचाने में मदद कर सकें। उसी समय कई वेटन्स ने जो कुछ अभी हुआ था उसे ग्रैंड कमांडर गुवान शिनेक्सियोंग को भेजा, जो बॉर्डर पर बहुत दूर थे। इस बीच एक करेज क्लास बैटलशिप के अंदर जियाओबाई उत्सुकता से वांग हाओ के हाथ में एक छोटा लोहे का हेलमेट देख रहा था। लोहे के हेलमेट में 2 छेद थे और बाकी की सतह कई रंगीन छोटी लाइटों से ढकी हुई थी, जो बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रही थी। वांग हाओ ने जियाओबाई के कान पकड़े, उन्हें हेलमेट के 2 छेदों में डाला और लोहे का हेलमेट जियाओबाई के छोटे से सिर पर रख दिया। यह एक ब्रेनवेव रिमोट कंट्रोल हेलमेट है। अब से तुम एक मेका को रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे। वांग हाओ ने खुशी से सिर हिलाया, आखिरकार इतिहास का पहला मेका बैटल रैबिट बनाया। जियाओबाई ने नफरत से देखा, ये बेबी रैबिट फैशन की दुनिया का एक डायनामिक रैबिट है, मैं इतना बेकार हेलमेट कैसे पहन सकता हूँ। वांग हाओ ने जियाओबाई को नफरत भरी नज़र से देखा, ये रैबिट और भी बेशर्म होता जा रहा था। ये रोज़ कपड़े नहीं पहनता था, फिर भी यह फैशन की दुनिया का एक डायनामिक रैबिट होने का दावा करता था। क्या फैशन की नई परिभाषा का मतलब कपड़े न पहनना था? साथ ही वांग हाओ को लगा कि उसे जियाओबाई को ठीक से एजुकेट करने और उसे बदनाम लोगों, खासकर जिया वेईवेई और उसकी गुंडों की गैंग के साथ जुड़ने से रोकने की ज़रूरत है, जो साफ तौर पर उसके रैबिट को गुमराह कर रहे थे। बॉर्डरलाइन ग्रैंड कमांडर का ऑफिस।
गुवान शिनक्सियोंग ने गुस्से में टेबल पर जोर से मारा, ये निकम्मे, जिनके पीछे 99 मिलियन सैनिक थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए मिलिट्री पावर सौंप दी क्योंकि वान हाओ ने उन्हें घूरा था। धत्तेरे की, इनसे तो एक सुअर भी बेहतर होगा। नीचे बैठे लोगों की सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लाड़ प्यार से पाले गए जवान मालिक इतने बेकार थे। सच कहूं तो जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अगर उनके पीछे 99 मिलियन सुअर भी होते तो भी वे वान हाओ को चैलेंज करने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट होते, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके पीछे 99 मिलियन पुराने अनुभवी सैनिक होने के बावजूद वे वान हाओ से डरकर अपनी मिलिट्री पावर सौंपने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने सच में ऐसे बेकार लोगों को न कभी देखा था और न ही सुना था। ग्रैंड कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। गुवान शिनक्सियोंग ने एक पल सोचा, फिर ठंडे स्वर में कहा, गुवान शी और दूसरों ने अपनी मर्जी से मिलिट्री पावर वान हाओ को सौंप दी। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिसका कोई मतलब हो। अब हम सिर्फ उन वेटन्स को वापस बुला सकते हैं। सबने बेबसी से आह भरी। वेटन्स को वापस बुलाना आसान था, लेकिन वे पक्का यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उन्हें इक्विपमेंट वापस मिल जाएगा, और इक्विपमेंट के साथ वे नए सैनिकों को भर्ती कर सकते थे। 4 प्रिंसिपल और वान हाओ के बीच के रिश्ते को देखते हुए 10 लाख सैनिकों को भर्ती करना कुछ ही मिनटों की बात होगी। हालांकि इस आर्मी की कॉम्बैट पावर पक्का एस आर्मी जितनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन यह उन एलियन रेस से निपटने के लिए पूरी तरह से ठीक होगी, और उनकी मिलिट्री ने अभी अभी जो 6th आर्मी कोर बनाई थी उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। किसी ने सावधानी से कहा, ग्रैंड कमांडर, अगर हम वेटन्स के उस ग्रुप को वापस बुलाना चाहते हैं तो हमें पहले उनके परिवारों को बचाना होगा। क्या आपको लगता है कि हमें सैनिक भेजने चाहिए? गुवान शिनक्सियोंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, हम अभी डार्क एल्फ से बंधे हुए हैं और एक भी सैनिक को नहीं छोड़ सकते। हम उन्हें बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर मेरे पास सैनिक होते तो ये कमांडर एलियन रेस का विरोध करने के लिए 6th आर्मी कोर क्यों बनाता? तो फिर हमें इन वेटन्स को कैसे वापस बुलाना चाहिए? किसी ने पूछा। गुवान शिनशोंग ने एक पल सोचा, फिर आह भरी, पहले वान हाओ को लोगों को बचाने दो। इस कमांडर को विश्वास नहीं है कि वे पुराने सैनिक हमेशा उसके आदेश मानेंगे। सबने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि गुवान शिनशोंग ने जो कहा उसमें काफ़ी दम था। अभी आधे से ज़्यादा पुराने सैनिक अपने परिवारों की वजह से वान हाओ की बात मानने को तैयार हो गए थे। लेकिन एक बार जब लोगों को बचा लिया जाता तो ये पुराने सैनिक उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते। आखिरकार ये पुराने सैनिक दशकों तक गुवान शिनशोंग के साथ जिंदगी और मौत में साथ रहे थे। वे वान हाओ के साथ एक बार भी सहयोग नहीं करेंगे और फिर उसके कमांड में शामिल नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल अवास्तविक था। हालांकि डीवाई आतंकवादी संगठन ने सेना से जो 6 करेज क्लास बैटलशिप हाईजैक की थी वे भी शायद वान हाओ के हाथ लग जाएंगी। असल में वे भी उन 6 करेज क्लास जहाज़ों को वापस पाना चाहते थे। लेकिन किसने सोचा था कि यह डार्क एल्फ जाति के हमले के साथ होगा, जिससे उन्हें वापस पाने के लिए सेना भेजने का समय ही नहीं मिला। नतीजतन वान हाओ को इन सब का फ़ायदा मिला। इसके बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा था। गुवान शिनशोंग ने ठंडे लहजे में कहा, साथ ही ये बात कि डीवाई आतंकवादी संगठन इतनी जल्दी पुराने सैनिकों के घर ढूंढ पाया और उनके परिवारों को किडनैप कर पाया, इसका मतलब है कि किसी ने ज़रूर खुफिया जानकारी लीक की है। मेरे लिए उस आदमी को ढूंढो। ये कमांडर उसे सबके सामने फांसी देगा। वहां मौजूद सभी लोग थोड़े अजीब दिखे और बोले, ग्रैंड कमांडर, हमने जांच की। पुराने सैनिकों की जानकारी लीक होने का मामला त्यानहुओ कंपनी, फार्मास्यूटिकल गिल्ड और 4 प्रिंसिपलों से आया है। गुवान शिनशोंग ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा, ये कमीने हरामखोर, इस कमांडर का तुमसे अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सबने सिर झुका लिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जोर से सांस भी ले, लेकिन वे सोच रहे थे, तुमने उन्हें सिर्फ मार्शल का टाइटल दिया है, मिलिट्री पावर नहीं। अगर वे तुम्हें आराम से रहने दें तो यह अजीब होगा। इसके अलावा वान हाओ के पीछे इतने सारे ताकतवर लोग थे। वे भला अपने जूनियर को इतना बड़ा नुकसान होते हुए कैसे देख सकते थे? ग्रैंड कमांडर, क्या हमें क्यूईमो के पास जाकर उससे लोगों को छोड़ने के लिए कहना चाहिए? किसी ने सुझाव दिया। गुवान शिनक्सियोंग का चेहरा ठंडा था। किमो और इस कमांडर की कभी नहीं बनी। अब वह भी फ्रंट लाइन पर है और डार्क एल्फ जाति के खिलाफ मुख्य फोर्स है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस कमांडर की बात मानेगा? सब ने आह भरी। उन्हें लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। ... नाइट्स इन स्टार, एक लेवल 4 ग्रह। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन में विलेन लोगों के इकट्ठा होने की जगह है। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग सेंटर है जहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे वह स्पेसक्राफ्ट हो, अलग अलग तरह के बैन हथियार और गोला बारूद हो, या हथियारों को हायर करना हो। वे सब कुछ देते हैं बशर्ते आपके पास पैसे हों। इंटरस्टेलर फेडरेशन के अंडरवर्ल्ड के बॉस के तौर पर यहाँ सब कुछ स्वाभाविक रूप से डीवाई आतंकवादी संगठन द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यह उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है।
साथ ही ये डीवाई आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर भी है। पुराने सैनिकों के परिवार यहाँ रखे गए हैं और 6 करेज क्लास बैटलशिप भी यहीं खड़ी हैं। इसके अलावा नाइट्स इन स्टार पर हथियारबंद आतंकवादियों की संख्या 10 मिलियन तक पहुंच जाती है, लेकिन उनकी लड़ने की ताकत आमतौर पर बहुत कमज़ोर है और उनके हथियार अलग अलग तरह के हैं। संक्षेप में, यह एक बेतरतीब सेना है जो किसी भी तरह से एक बेहतरीन सेना के लेवल की नहीं है। इस समय नाइट्स इन स्टार के बाहर अंतरिक्ष में 5 विशाल करेज क्लास बैटलशिप हवा में रुकी हुई थीं। वांग हाओ एक करेज क्लास बैटलशिप में बैठा था, वीडियो से भेजी गई तस्वीरों को देख रहा था। उसने जमीन पर मजबूत कदकाठी वाले आदमियों को देखा जिनके चेहरे पर खूंखार भाव और डरावनी मारने की भावना थी। बिना ध्यान से देखे भी आप बता सकते थे कि इन लोगों ने कितने जीवों का खून अपने हाथों से बहाया था। किमो, इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। हमने तब तय किया था कि तुम मुझे टॉप पर पहुंचने में मदद करोगे और तभी मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। अब मैं टॉप पर पहुंचने के लिए तुम्हारे ऊपर कदम रखूंगा। जहां तक भविष्य में सहयोग करने की बात है वह तुम्हारा मामला है, वांग हाओ मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। बॉस, किन फैंग ने आगे की टुकड़ियों को लेकर नाइट्स इन स्टार में घुसपैठ कर ली है। जैसे ही आप ऑर्डर देंगे हम 6 करेज क्लास बैटलशिप पर जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं, कियान वानयांग ने धीरे से कहा। वांग हाओ ने सिर हिलाया। किन फैंग को फायर सपोर्ट देने के लिए 2 करेज क्लास बैटलशिप भेजो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम डीवाई आतंकवादी संगठन के 6 करेज क्लास बैटलशिप को उड़ने नहीं दे सकते। फिर 1 करेज क्लास बैटलशिप को बंधकों को बचाने के लिए, 1 को नाइट्स इन स्टार पर फाइनेंस लूटने के लिए और 1 को पीछे से सपोर्ट के लिए तैयार रहने के लिए भेजो। याद रखना, हमारा एकमात्र लक्ष्य अचानक हमला और जल्दी जीत है। हाँ, कियान वानयांग ने ऑर्डर मान लिया, मुड़ा और उसे आगे पहुंचाने चला गया। चेन याओ खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, बॉस, अगर हम अचानक नाइट्स इन स्टार पर हमला करते हैं तो ये 7 डेमन से दुश्मनी मोल लेना होगा। अगर वह बूढ़ा शैतान गुस्सा हो गया तो भविष्य में हमें बहुत परेशानी होगी। वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। सहयोग के लिए पहली शर्त यह है कि दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति में ज्यादा अंतर न हो। लेकिन जब ये बैलेंस टूट जाता है तो क्या इसे अभी भी सहयोग कहा जा सकता है? चेन याओ ने कुछ देर सोचा और बार बार सिर हिलाया। पहले वांग हाओ के पास सिर्फ 10,000 एलीट सैनिक और कई समर्थक थे। इसमें और डीवाई आतंकवादी संगठन के बीच ज्यादा फर्क नहीं था और फायदे बांटना आसान था। लेकिन अब वांग हाओ के पास लगभग 500,000 एलीट सैनिक हैं और उनकी युद्ध शक्ति सीधे डीवाई आतंकवादी संगठन को भारी पड़ सकती है। सहयोग में इतनी असमानता के साथ डीवाई आतंकवादी संगठन को ही बहुत बड़ा फायदा होगा। इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा उनकी यंग मार्शल की सेना अभी बहुत बहुत गरीब है और उन्हें ये भी नहीं पता कि अगले महीने का मिलिट्री खर्च कैसे चुकाएंगे। बेहतर होगा कि 7 शैतान जब घर पर न हो तो लोगों के लिए नुकसान खत्म करने के बहाने इस सोने के सुअर को मार दिया जाए। इससे न सिर्फ पूरा ग्रुप कुछ पेट भर खाना खा पाएगा, बल्कि वे कुछ उपकरण भी वापस ले सकते हैं ताकि पूरी सेना की युद्ध शक्ति को मजबूत किया जा सके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। तो ये क्यों न करें? कुछ ही देर बाद 5 बड़े करेज क्लास युद्धपोत एटमॉस्फियर को तोड़कर जमीन की ओर तेजी से बढ़े। अचानक एक करेज क्लास युद्धपोत का हैच खुला और मेच और छोटे हमलावर स्पेसक्राफ्ट तेजी से और घनी संख्या में करेज क्लास युद्धपोत से बाहर निकले और जमीन पर मौजूद आतंकवादियों पर जोरदार हमला किया। गरज, घनी बारिश की बूंदें गिरती रहीं और गर्जना लगातार हो रही थी। दुश्मन का हमला। नाइट्स इन स्टार तुरंत उबल उठा। खूंखार दिखने वाले बड़े आदमियों ने हथियार पकड़े हुए थे और लगातार आसमान की ओर गोलियां चला रहे थे। एक चौक में 6 करेज क्लास युद्धपोत खड़े थे। डीवाई आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों की टीमें तेजी से करेज क्लास युद्धपोतों की ओर बढ़ीं। लेकिन इस समय किन फैंग सैनिकों के एक ग्रुप को कोने से बाहर ले आया और उन्हें मार डाला। मारो। पहली टीम डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाए रखेगी, दूसरी टीम हमला करेगी, तीसरी टीम मेरे साथ आकर करेज क्लास बैटलशिप पर कंट्रोल करेगी, चौथी टीम वहीं रहेगी और सपोर्ट के लिए तैयार रहेगी। मारो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, सैनिकों की मारने की आवाज़ें एक के बाद एक गूंजने लगीं। अगले ही सेकंड लड़ाई की आवाज़ों से पूरा चौक भर गया और खून की तेज गंध हवा में फैल गई। एक बड़े गोदाम के सामने एक करेज क्लास बैटलशिप तेजी से नीचे उतरी। गु यांग ने आगे बढ़कर नीचे छलांग लगाए, हाथ हिलाते हुए, सब लोग सावधान रहें, बंधक यहीं हैं। याद रखना, तेजी से और पक्के इरादे से लड़ना है और दुश्मन को बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं देना है। हाँ, सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया और गंभीर चेहरों के साथ गोदाम में घुस गए। दा। अगले ही सेकंड गोलियों की घनी आवाज़ें गूंजी और दर्दनाक चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। गु यांग हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि सैनिकों के इस ग्रुप ने हर शॉट में एक को मारा, बिना किसी चूक के, और उनका तालमेल बहुत अच्छा था।
अगर तुम इसे मारोगे तो मैं पक्का तुम्हारे बगल वाले से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। दो लोगों के एक दुश्मन से लड़ने का कोई सीन नहीं था। इस एक तरफा जीत ने पूरी तरह से दिखा दिया कि दोनों सेनाएं बिल्कुल भी एक ही लेवल पर नहीं थीं। एलीट सैनिक होते हैं। सिर्फ अच्छे तालमेल से ही लड़ने की ताकत कम से कम 50% बढ़ जाती है। गुयांग ने आह भरी। अब उसे समझ आया कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में अरबों सैनिक क्यों हैं, लेकिन सिर्फ 4 मिलियन ही एलीट सैनिक बन सकते हैं। जल्द ही सैनिकों ने बंधकों को बचा लिया। गुयांग ने हाथ हिलाया, सब लोग जल्दी करो और सपोर्ट सैनिकों को आने के लिए सूचित करो। हमें बंधकों को जल्दी से निकालना है। उसी समय एक करेज क्लास बैटलशिप नाइट्सन स्टार के ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग सेंटर में घुस गई। कियान वानयांग ने 10,000 सीधे एलीट सैनिकों को बाहर निकाला। तुम में से 1/3 लोग यहाँ की सभी कीमती चीज़ों को वापस ले जाओ। बाकी लोग तुरंत जाओ और युद्ध के मैदान को साफ करो। कोई भी कीमती चीज़ पैक करके ले जानी चाहिए। हाँ, सैनिकों ने आदेश माना और तेजी से ब्लैक मार्केट की ओर भागे। उन्होंने रास्ते में जिसे भी देखा बिना किसी झिझक के गोली मार दी, क्योंकि नाइट्सन स्टार पर जो भी हो सकता था वह शायद अच्छा इंसान नहीं था। इस समय नाइट्सन स्टार पर डीवाई आतंकवादी संगठन के कमांड सेंटर में कुमो ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ये सब क्या हो रहा है? हम पर कौन हमला कर रहा है? बगल में शी रोंगक्सुआन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने अभी जांच की और पाया कि हम पर हमला करने वाला व्यक्ति वांग हाओ है। वांग हाओ? कुमो हैरान रह गया और उसे अचानक वह समय याद आया जब वांग हाओ ने प्राचीन खंडहरों में उस पर 3 डोनफेंग मिसाइलें दागी थीं। अगर उसकी कल्टीवेशन मार्शल सम्राट के लेवल तक नहीं पहुंची होती और अगर बैटलशिप में खुद डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो शायद वह सच में मर गया होता। लेकिन फिर भी वह ठीक होने से पहले 1 महीने से ज्यादा समय तक बिस्तर पर रहा। क्या वांग हाओ ने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया था? कुमो ने हैरानी से पूछा। शी रोंगक्सुआन कड़वाहट से मुस्कुराया, बॉस कुमो, वांग हाओ एक कुख्यात बेशर्म इंसान है। वह आज आपको भाई कह सकता है, लेकिन कौन जानता है कि वह कब आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। कुमो का चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे परवाह नहीं कि वांग हाओ क्या करने की योजना बना रहा है। तुरंत 6 करेज क्लास बैटलशिप शुरू करो। उसे यह समझना होगा कि खुद को ज्यादा समझने और हमारे डीवाई आतंकवादी संगठन पर हमला करने का क्या नतीजा होता है। शी रोंगक्सुआन ने आह भरी, बॉस कुमो, मुझे अभी खबर मिली है कि 6 करेज क्लास बैटलशिप वांग हाओ ने छीन ली हैं और हमारे सैनिक वांग हाओ की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ आधे घंटे में आधे से ज्यादा मारे गए या घायल हो गए हैं। असंभव! कुमो चिल्लाया, मुझे ठीक से पता है कि वांग हाओ के पास कितनी सेना है। वह इतनी जल्दी नाइट्सन स्टार पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि हमला करने वाली सेना 4 एलीट सेनाओं में से एक ना हो। शी रोंगक्सुआन कड़वाहट से मुस्कुराया, हम सब वांग हाओ के झांसे में आ गए। उसने हमसे उन एलीट सैनिकों के परिवारों को किडनैप करवाया और उसका मकसद उन्हें बचाने के लिए लाना था। इस तरह वह न सिर्फ इन सैनिकों का भरोसा जीत सकता है, बल्कि 6 करेज क्लास बैटलशिप भी हथिया सकता है। कमीने वांग हाओ! कुमो गुस्से से आग बबूला हो गया और उछलने कूदने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शी रोंगक्सुआन ने कुमो को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। अभी भी वांग हाओ से बदला लेना है। अब तुम्हें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता है, वांग हाओ के पास अब 500,000 से ज्यादा एलीट सैनिक और 11 करेज क्लास बैटलशिप हैं। जब ये युद्ध शक्ति सामने आएगी तो नाइट्सन स्टार में 7 बार अंदर बाहर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसी समय शी रोंगक्सुआन भी वांग हाओ की बहुत तारीफ कर रहा था। सिर्फ 1 साल में वह धरती पर एक आम हाई स्कूल के छात्र से लाखों की सेना वाले मार्शल बन गया। ऐसी उपलब्धि दुनिया को कैसे चौंका नहीं सकती। धड़ाम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और जमीन जोर से हिल गई। कुमो होश में आया और आखिरकार उसने सच्चाई मान ली। वह सिर्फ मुड़कर अनिच्छा से जाने का फैसला कर सकता था। बॉर्डरलाइन 7 डेविल्स को पता चला कि वांग हाओ एक बड़ी सेना लेकर नाइट्सन स्टार पर कब्जा करने गया था और उसने उसके कब्जे में मौजूद 6 वेलेंट क्लास युद्धपोत छीन लिए थे। वांग हाओ, वह कमीना! 7 डेविल्स गुस्से से आग बबूला था। वह चाहता था कि वांग हाओ के लाखों टुकड़े कर दे। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वांग हाओ ने उसे एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने एस आर्मी के परिवारों को किडनैप करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि इससे उसे सत्ता हथियाने में मदद मिलेगी। उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उनके भविष्य के सहयोग से जुड़ा एक बड़ा मामला है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जा सकती, इसलिए उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही उसने लोगों को किडनैप किया, वांग हाओ एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करने लगेगा, एस आर्मी को लेकर उसके बेस पर हमला करेगा। वह गुस्सा क्यों नहीं होता? डेमन लॉर्ड, अब हमें क्या करना चाहिए? एक आदमी ने सावधानी से पूछा। 7 डेविल्स ने एक पल सोचा, फिर ठंडे चेहरे से कहा, मैं वांग हाओ की पहुंच से बाहर हूं, लेकिन सुमू जैसे ये बूढ़े लोग यही हैं। मैं उनसे पूछने जा रहा हूं कि इस कर्ज का हिसाब कैसे चुकाया जाए।
बूढ़े सेवन डेविल्स, तुम्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अभी जवाब देंगे। सुमू और तीनों प्रिंसिपल अंदर आए। हुआ जिक्सू खांसा, अहम वान हाओ ने हमें जो मैसेज भेजा था उसके अनुसार उसने कहा कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए उसने तुम्हारे डीवाई आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग किया था, और अब जब समय सही है तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे डीवाई आतंकवादी संगठन को दुनिया में तबाही मचाने नहीं दे सकता, इसीलिए उसने लोगों के लिए बुराई को खत्म करने के लिए नाइट्स एंड स्टार पर हमला किया। उसके बोलने के बाद सुमू सहित चारों प्रिंसिपलों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। अपनी अंतरात्मा के खिलाफ बोलने का यह एहसास सच में असहनीय था। हालांकि वान हाओ की बदनाम इज्जत बचाने के लिए वे सिर्फ यही कह सकते थे, दुनिया में शांति बनाए रखना। सेवन डेविल्स पूरी तरह हैरान था। वान हाओ, वह कमीना, साफ तौर पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल खेल रहा था, इसका दुनिया को बचाने से क्या लेना देना था। प्रश्नवाचक चिन्ह। सुमू ने सिर हिलाया। हाँ, वान हाओ ठीक दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए है, और तुम्हारे डीवाई आतंकवादी संगठन ने इतने बुरे काम किए हैं, ये स्वाभाविक है कि अब तुम्हारा सफाया हो जाए। नेचुरल बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है या कुछ और? सेवन डेविल्स गर्जा, मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी से मेरे नुकसान की भरपाई करो, नहीं तो मैं वापस जाकर उस छोटे कमीने वान हाओ को अभी खत्म कर दूंगा। जाओ, कोशिश करके देखो उसे खत्म करने की। वू तियानलुन ने ठंडी सांस ली। जब तक तुम वान हाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे, हम चारों तुम्हें उसके साथ दफन कर देंगे। तुम। सेवन डेविल्स का गुस्सा बढ़ गया। वान कुनलुन ने हाथ हिलाया। सब लोग थोड़ा कम बोलो, ये जूनियर्स का मामला है, हम बड़ों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। सेवन डेविल्स इतना गुस्सा था कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। उनका डीवाई आतंकवादी संगठन, वे सब आतंकवादी थे, कहाँ थे जूनियर्स? अगर जूनियर्स थे भी तो उनमें से कौन वान हाओ का मुकाबला कर सकता था? 1-on-1 लड़ाई में निश्चित रूप से कोई भी वान हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। ग्रुप अटैक में एस लीजन के उन संकियों से कौन लड़ सकता था? इसके अलावा वे आतंकवादी होने के नाते उन्हें सीनियरिटी की परवाह कब से होने लगी? अगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता था तो वे बस जाकर उसे खत्म कर देते थे। यहाँ काफी चहल पहल है ना? स्वॉर्ड मैनियाक अपने हाथ पीछे करके चलता हुआ आया। सीनियर स्वॉर्ड। वहां मौजूद सभी लोग जल्दी से आगे बढ़कर सलाम करने लगे, यहाँ तक कि घमंडी सेवन डेविल्स भी स्वॉर्ड मैनियाक के सामने थोड़ी भी बेइज्जती दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सेवन डेविल्स ने इज्जत से कहा, प्लीज सीनियर स्वॉर्ड, मेरे लिए इंसाफ करें। मैं इंसानियत के बड़े मकसद के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पर आया था, लेकिन वान हाओ ने पीछे मेरा बेस तबाह कर दिया। अगर इस मामले में कड़ी सजा नहीं दी गई तो भविष्य में विदेशी दुश्मनों का मुकाबला करने कौन आएगा? स्वॉर्ड मैनियाक ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सिर हिलाया। तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच है। अगर किसी के अपने बेस की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो विदेशी दुश्मनों का मुकाबला करने कौन आएगा? ये सुनकर सेवन डेविल्स की आंखें चमक उठीं। स्वॉर्ड मैनियाक के शब्दों से उसके नुकसान की भरपाई हो सकती थी, और वह पकड़े जाने के डर के बिना थोड़ा और भी मांग सकता था। चूंकि मामला ऐसा है तो तुम मुआवजे के लिए गुवान शिनशोंग के पास जाओ, आखिर वान हाओ उसका सबऑर्डिनेट है। स्वॉर्ड मैनियाक ने सेवन डेविल्स के कंधे पर हाथ रखा। जहां तक नाइट्स एंड स्टार पर वान हाओ के बिना इजाजत हमले की बात है, मुझे लगता है कि हमें उसे एलियन जातियों का सामना करने देना चाहिए और उसे अच्छे काम करके अपने अपराध का प्रायश्चित करने देना चाहिए। सेवन डेविल्स इतना गुस्सा था कि उसकी सांस फूलने लगी। गुवान शिनशोंग और वान हाओ के बीच का रिश्ता सबको पता था। क्या उसके लिए गुवान शिनशोंग से मुआवजा मांगना मुमकिन था? और अच्छे काम करके अपराध का प्रायश्चित करने का क्या मतलब था? वान हाओ तो वैसे भी एलियन जातियों का सामना करने वाला कैंडिडेट था। ये तो बस उसे टालने और आसानी से बात को खत्म करने जैसा था। सुमू ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि वान हाओ ने इस बार दुनिया को बचाया, लेकिन उसने जो किया वह सच में थोड़ा गलत था, उसे थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। हुआ जिक्सू ने स्वॉर्ड मैनियाक को थम्स अप दिया। सीनियर स्वॉर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब कोई सबऑर्डिनेट मुसीबत खड़ी करता है तो लीडर की पक्की जिम्मेदारी होती है। वू तियानलुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर स्वॉर्ड वान हाओ को अच्छे काम करके अपराध का प्रायश्चित करने की सजा दे रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे, सच में एक जिंदा बॉकिंग टीन है। वान कुनलुन ने तारीफ भरी नज़र से कहा, सीनियर स्वॉर्ड अभी भी मामलों का फैसला करने में सबसे अच्छे हैं। न सिर्फ सेवन डेविल्स को मुआवजा मिला बल्कि वान हाओ को भी सजा मिली, और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि इसने दुनिया को बताया कि यह एक असाधारण समय है और लीडर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए और गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें भी साथ में सजा मिलेगी। कितनी मेहनत की है? स्वॉर्ड मैनियाक ने हाथ हिलाते हुए विनम्रता से कहा, आप सब बहुत विनम्र हैं, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चारों प्रिंसिपलों ने एक दूसरे को देखा, फिर झुककर मुट्ठी बांधकर कहा, सीनियर स्वॉर्ड की ईमानदारी बहुत ऊंची है, हम सच में प्रभावित हैं। सेवन डेविल्स के पेट में जोरों से गुड़गुड़ हो रही थी। ये बूढ़े कमीने चापलूसी करने में सच में अजेय हैं।
हालांकि उसके और वांग हाओ के बीच यह मामला निश्चित रूप से खत्म नहीं हुआ था। भले ही स्वॉर्ड मैनियाक वांग हाओ का साथ दे रहा हो, वह फिर भी बदला लेगा, नहीं तो उसका नाम सेवन डेविल्स इंटरस्टेलर फेडरेशन में अपनी जगह कैसे बना पाएगा। यंग मार्शल स्टार 5 वैलेंट क्लास युद्धपोत धीरे धीरे उतरे। जमीन पर पुराने सैनिकों का एक समूह सभी वैलेंट क्लास युद्धपोतों को घबरा कर देख रहा था। वे अपने दिलों में प्रार्थना कर रहे थे कि उनके परिवारों को बचा लिया जाए। जब दरवाज़ा खुला तो बूढ़े और जवान लोगों का एक समूह बाहर निकला। पत्नी, पिताजी, माँ, बेटा, मेरी प्यारी बेटी, पिताजी, बेटा, पति, डॉट 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 डॉट। कुछ पुराने सैनिकों ने भीड़ में अपने रिश्तेदारों को जल्दी से पहचान लिया। अपनी सख्त आदमी की छवि को नज़रअंदाज करते हुए वे आंखों में आंसू लिए उनकी ओर दौड़े और अपने प्रियजनों को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। किन फैंग ने इस मार्मिक दृश्य से भावुक होकर अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा। कियान वानयांग, चेन याओ और गु यांग ने इस आदमी को देखा। अगर उसे पता होता कि यह सारा दृश्य खुद वांग हाओ ने निर्देशित किया था, तो कौन जानता है कि वह अभी भी रो पाता या नहीं। बॉस, अब जब लोगों को बचा लिया गया है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? कियान वानयांग ने उत्सुकता से पूछा। चेन याओ और गु यांग ने भी उम्मीद भरी नज़रों से वांग हाओ को देखा। वांग हाओ ने इन पुराने सैनिकों से वादा किया था कि लोगों को बचाते समय वे उसके आदेश मानेंगे, लेकिन एक बार जब लोगों को बचा लिया जाएगा तो वे उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। बेशक कुछ लोग निश्चित रूप से वांग हाओ के साथ जुड़ने आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार होना अच्छा होगा। लेकिन ये 20 से 30 हज़ार 99,000 की तुलना में अंतर बहुत ज़्यादा था। ये तो बस अतुलनीय था। वांग हाओ आगे बढ़ा और ज़ोर से चिल्लाया, सब लोग, क्या आप सब शांत हो जाएंगे और मेरी कुछ बातें सुनेंगे? ये सुनकर पूरी जगह तुरंत शांत हो गई और सबने अपना सिर घुमाकर वांग हाओ को देखा। वांग हाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये खुद लिखा और खुद डायरेक्ट किया गया बचाव ड्रामा सच में बेकार नहीं गया। कम से कम उसे इन पुराने सैनिकों का शुरुआती सम्मान तो मिल ही गया था। वांग हाओ ने हल्की खांसी की। हमने उस समय तय किया था कि लोगों को बचाने के बाद हम सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। चाहे तुम जाओ या रुको, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हालांकि मैं फिर भी तुम सबको रोकने की कोशिश करना चाहता हूं, भले ही सिर्फ एक आदमी रुके, क्योंकि अभी मेरे पास लोगों की बहुत कमी है। ये सुनकर कुछ पुराने सैनिकों के चेहरे पर मिली जुली भावनाएं दिखीं। अगर पहले की बात होती तो वे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और तुरंत वांग हाओ का न्योता ठुकरा देते। लेकिन वांग हाओ द्वारा उनके परिवारों को बचाने के बाद वे वांग हाओ के एहसानमंद महसूस कर रहे थे। ये जानना ज़रूरी है कि हालांकि उनकी लड़ने की ताकत कमज़ोर नहीं थी, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नाइट्स इन स्टार जाना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब 7 शैतान वापस आएंगे तो क्या होगा? क्या उन्हें मार्शल सेंट के सम्मान की परवाह करनी चाहिए? सिर्फ इन पुराने सैनिकों के साथ भले ही 10 लाख और भी होते तो भी 7 शैतानों के लिए उन्हें खत्म करना काफ़ी नहीं होता। लेकिन अब वांग हाओ के नेतृत्व में ये सारा कर्ज वांग हाओ के सिर पर था, जिससे वे चिंताओं से मुक्त हो गए थे। इतनी बड़ी मेहरबानी उनके जैसे सीधे सादे सैनिकों के लिए वे कैसे कुछ महसूस नहीं करते। और वांग हाओ को अब उनकी ज़रूरत थी और इस तरह छोड़कर जाना उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वांग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और प्राचीन खंडहरों से मिले 28 लेगेसी क्रिस्टल हवा में तैरने लगे। तुम्हें मनाने का मेरा तरीका बहुत आसान है। जब तक तुम मेरे आदेश मानोगे, युद्ध के मैदान में जाओगे और काफ़ी मिलिट्री मेरिट कमाओगे, तुम्हें इन 28 लेगेसी क्रिस्टल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं सिर्फ मिलिट्री मेरिट को पहचानता हूँ, लोगों को नहीं। कियान वानयांग, चेन याओ, गुयांग और किन फैंग वहीं हैरान रह गए। सच में 28 लेगेसी क्रिस्टल थे। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं था? खासकर बीच वाला, वह बहुत बड़ा वाला, वह क्या था? क्या ये लेजेंडरी डिवाइन लेगेसी क्रिस्टल हो सकता है? ये सोचते ही चारों का सिर चकरा गया। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ को पिछली बार पुराने खंडहरों में इतना बड़ा मौका मिला होगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरी जगह पर हंगामा मच गया। सिर्फ मिलिट्री मेरिट को पहचानते हैं, लोगों को नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक आपके पास मिलिट्री मेरिट है, कोई भी लेगेसी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं काफ़ी मिलिट्री मेरिट कमा लूँ तो मेरा बेटा भी लेगेसी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसका यही मतलब है। उन 28 लेगेसी क्रिस्टल को देखो, उनमें लेजेंडरी डिवाइन लेगेसी क्रिस्टल भी है। अचानक मार्शल वांग हाओ के पास सच में 28 लेगेसी क्रिस्टल हैं। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास सिर्फ 40 हैं, त्यानहुओ कंपनी के कियू परिवार के पास 10 हैं और गुवान परिवार के पास सिर्फ 8 हैं, लेकिन मार्शल वांग हाओ के पास सच में इतने सारे हैं। मैं इसके लिए जा रहा हूँ। मेरे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मुझे इसके लिए लड़ना होगा। रिटायर होने के बाद हमने लड़ना क्यों जारी रखा? क्या ये हमारे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए नहीं था? अब मौका हमारे सामने है, हमें लड़ना होगा।
हमने आधी जिंदगी ग्रैंड कमांडर के साथ बिताई, लेकिन हमने कभी यह भी नहीं देखा कि लेगेसी क्रिस्टल कैसा दिखता है। इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। अब और मत कहो, ग्रैंड कमांडर और उसके जैसे लोग खून चूसने वाले अमीर लोग हैं। वह हमें सिर्फ अपने नीचे काम करने वाले समझते हैं, या फिर आज्ञाकारी कुत्तों का झुंड। हाँ, अमीरों की नज़र में हमारे जैसे आम लोग सिर्फ कुत्ते हैं जिन्हें वे पालते हैं। लेकिन मार्शल वान हाउ ने न सिर्फ हमारे परिवारों को बचाया, बल्कि हमें लेगेसी क्रिस्टल इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे रहे हैं। अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जान मार्शल वान हाउ को दे दूंगा। तुम एहसान फरामोश कमीनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड कमांडर को धोखा देने की? भाई, होश में आओ। गुवान परिवार के पास सिर्फ 10 लेगेसी क्रिस्टल हैं, लेकिन मार्शल वान हाउ के पास 28 हैं। क्या तुम्हें अपने दिल में नहीं पता कि किसका साथ देने में बेहतर भविष्य है? हाँ, सही कहा। अगर तुम ग्रैंड कमांडर को फॉलो भी करोगे तो क्या वह तुम्हें लेगेसी क्रिस्टल इस्तेमाल करने देगा? हम सैनिक हैं जो अपने घरों और देश की रक्षा करते हैं, ग्रैंड कमांडर के प्राइवेट सैनिक नहीं। हम आज़ाद लोग हैं। ऐसे बात मत करो जैसे हम ग्रैंड कमांडर के कुछ एहसानमंद हों। जब तक हम अपने घरों और देश की रक्षा करते रहेंगे, कौन हमारे बारे में कुछ कह सकता है? हाँ, सही कहा। जब हम सब अपने घरों और देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम पोटेंशियल वाले लीडर को फॉलो क्यों नहीं करेंगे? अब मार्शल वान हाउ को फॉलो करके हम लेगेसी क्रिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम ड्यूल एट्रीब्यूट्स नहीं चाहते? वैसे भी मैं ग्रैंड कमांडर को धोखा नहीं दूंगा। यह आदमी तो बेकार है। मुझे लगता है कि तुम लोग ही बेकार हो। ... केयान वानयांग वान हाउ के सामने आया और फुसफुसाया, बॉस, 99,000 पुराने सैनिकों में से सिर्फ 200,000 से ज़्यादा लोगों ने आपका साथ देने का फैसला किया है। बाकी पुराने सैनिकों को मनाना शायद मुश्किल होगा। क्या हमें उन सबको भेज देना चाहिए और प्रिंसिपल सुमू से फिर से सैनिक भर्ती करने के लिए कहना चाहिए? वान हाउ ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। ये पुराने सैनिक खजाने हैं, वे उन नए रंगरूटों से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। चेन याओ ने शक से पूछा, बॉस, लेकिन ये लोग तो लेगेसी क्रिस्टल को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? वान हाउ हंसा, इन लोगों के मुझे मना करने का कारण ज़्यादातर यह है कि वे जानते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं और कोशिश करने पर भी ज़्यादा सालों तक लड़ नहीं सकते। जिस नए मालिक के बारे में वे कुछ नहीं जानते, उसका साथ देने के बजाय वे अपने जाने पहचाने पुराने मालिक के साथ रहना और मौजूदा हालात से खुश रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। गुयांग ने समझदारी से सिर हिलाया। उसे लगा कि वान हाउ ने जो कहा उसमें बहुत दम था। ये अनुभवी सैनिक अब जवान नहीं थे और वे जल्दबाजी में कोई दांव नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि अगर वे गलत दांव लगाते तो उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने मौजूदा हालात से खुश रहने और गुवान शिनशोंग की बात मानने का फैसला किया। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जुआ खेलने और बेहतर भविष्य के लिए लड़ने का प्लान बनाया। आखिर वान हाउ के हाथ में जो तुरुप के पत्ते थे, वे गुवान शिनशोंग के पत्तों से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। केयान वानयांग ने समझते हुए कहा, तो बॉस, क्या आप माइनर लाइफ पोशन इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं? वान हाउ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने सिर हिलाया। हाँ, सही कहा। मैंने जो माइनर लाइफ पोशन बनाया है वह न सिर्फ उम्र बढ़ाता है बल्कि लोगों को जवान भी बनाता है। लड़ने की ताकत को पीक कंडीशन में लाना तो बस एक छोटी सी बात है। हिस केयान वानयांग और बाकी सब चौंक गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जब इन अनुभवी सैनिकों की लड़ने की ताकत अपनी पीक पर वापस आएगी तो वे किस तरह की ताकत दिखाएंगे। ये जानना ज़रूरी है कि भले ही इंटरस्टेलर फेडरेशन की 4 तुरुप की सेनाएं लड़ने की ताकत में बहुत मजबूत थीं, लेकिन उनका लड़ने का अनुभव इन अनुभवी सैनिकों जितना मजबूत नहीं था। और जबकि अनुभवी सैनिकों के पास लड़ने का भरपूर अनुभव था, उनकी लड़ने की ताकत एक्टिव ड्यूटी वाले सैनिकों जितनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अब अगर वान हाउ इन अनुभवी सैनिकों पर माइनर लाइफ पोशन का इस्तेमाल करता है तो उनके पास लड़ने की ताकत और अनुभव दोनों होंगे। वे जो लड़ने की ताकत दिखाएंगे वह इतनी भयानक होगी कि उसके बारे में सोचकर ही लोग डर के मारे मर जाएंगे। वे शायद 4 तुरुप की सेनाओं से थोड़े ज़्यादा मजबूत भी हो सकते हैं, जो सच में तुरुप के पत्तों में तुरुप के पत्ते, एलीट में एलीट कहलाने के लायक हैं। यंग मार्शल स्टार वान हाउ के गंभीरता से लेसर लाइफ पोशन इंट्रोड्यूस करने के बाद पूरी जगह तुरंत शांत हो गई और कई लोग फुसफुसाने लगे। ये लेसर लाइफ पोशन असली है या नकली? यह असली होना चाहिए। हिज एक्सेलेंसी द मार्शल हमें ऐसी बातों से धोखा देने की हद तक नहीं गिरेंगे, है ना? लेकिन हमने इस लेसर लाइफ पोशन के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मैंने सुना है कि हिज एक्सेलेंसी द मार्शल एक प्रोडिजी रीइंकार्नेशन है जो इतनी कम उम्र में 4th ग्रेड मेडिसिन किंग बन गए हैं। 4th ग्रेड मेडिसिन किंग? क्या आपको पक्का है कि आप गलत नहीं हैं? मुझे याद है कि हिज एक्सेलेंसी द मार्शल सिर्फ 18 साल के हैं। तो क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो 18 साल की उम्र में मार्शल बन गया हो?
स्वर्ग और इंसान की एकता को समझ गया हो और नेचुरल परफेक्शन के कई मार्शल स्किल्स में मास्टर हो गया हो। मैंने पहले इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब मैंने इसे देखा है। ये हमारे ठीक सामने है। जब ऐसा है तो अगर यह व्यक्ति औषधि बनाने में माहिर है और एक चमत्कार की तरह काम करता है, तो क्या आपको अभी भी शक है? मेरा शक तुरंत गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वेटरन चुपचाप बात कर रहे थे, कियान वानयांग ने कम जीवन देने वाली औषधि की एक बोतल ली और एक बूढ़ी औरत के पास गया। दादी, ये हिज एक्सीलेंसी द मार्शल की तरफ से एक तोहफा है। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। कियान वानयांग ने कम जीवन देने वाली औषधि बूढ़ी औरत को दी। थैंक यू, हिज एक्सीलेंसी द मार्शल। बूढ़ी औरत ने उन्हें बार बार थैंक यू कहा। बूढ़ी औरत का बेटा, जो पास में खड़ा एक वेटरन था, उसने भी तुरंत अपना शुक्रिया अदा किया। थैंक यू, हिज एक्सीलेंसी द मार्शल। जब पुराने सैनिकों ने बड़ी उम्मीद से देखा कि बूढ़ी औरत कम उम्र की दवा पी रही है, तो वे सब खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत के चेहरे की झुर्रियां कम हो गईं, उसके सफ़ेद बाल फिर से काले हो गए और वह कम से कम 20 साल जवान लग रही थी। ये नज़ारा देखकर पूरी जगह तुरंत फिर से गूंज उठी और सभी पुराने सैनिकों के चेहरों पर खुशी के भाव आ गए। मुझे अब कोई परवाह नहीं, हिज एक्सीलेंसी द मार्शल, मैं आपके साथ रहूंगा। आप हमें न सिर्फ ज़्यादा ताकत दे सकते हैं बल्कि जवानी भी दे सकते हैं। हम आपको कैसे न चुनें? हिज एक्सीलेंसी द मार्शल, मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे बसंत में भी आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ। ग्रैंड कमांडर ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। हालांकि जब तक हिज एक्सीलेंसी द मार्शल ग्रैंड कमांडर से नहीं लड़ते, मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूँ। हाँ, सही है, जब तक हिज एक्सेलेंसी द मार्शल ग्रैंड कमांडर से नहीं लड़ते, हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। हिज एक्सेलेंसी द मार्शल, हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियान वानयांग ने चारों ओर देखा और उत्साह से कहा, बॉस, 99,000 वेटन्स में से 2/5वां हिस्सा अब शामिल होने के लिए मान गया है। 2/5वां हिस्सा 4 लाख से ज़्यादा है, जो लगभग काफ़ी है। वांग हाओ ने सिर हिलाया। जो वेटन्स शामिल होने से राजी नहीं हैं, उन सभी को यंग मार्शल स्टार से निकाल दो और ब्लैकलिस्ट में डाल दो। उन्हें भविष्य में वापस आने की इजाज़त नहीं है। उन्हें निकाल दो। किन फैंग ने तुरंत सलाह दी, हिज एक्सेलेंसी यंग मार्शल, आपने खुद कहा था कि ये वेटन्स खजाने हैं। उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? अगर हम और कोशिश करें और कुछ सोच पर काम करें, तो हम कुछ और लोगों को अपनी ओर कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कियान वानयांग, चेन याओ और गू यांग ने किन फैंग को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। ये बच्चा कभी सीखता क्यों नहीं? उसे अभी अभी सुसाइड स्क्वाड के हिस्से के तौर पर भेजा गया था और वह बुरी तरह घायल होकर लौटा था और अब वह वांग हाओ के ऑर्डर पर सवाल उठा रहा था। वह सच में स्टाइल में मौत चाहता था। वांग हाओ ने किनफैंग की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, ये पुराने सैनिक असल में गुवान जियोनेगोन के थे, उस बूढ़े कछुए के। अगर सच में कुछ गलत होता है, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वे बूढ़े कछुए के बजाय मेरे साथ खड़े होंगे? यह किनफैंग हिचकिचाया। कियान वानयांग को अचानक एहसास हुआ, बॉस, आप आधे पुराने सैनिकों को रखना चाहते हैं, आधे नए सैनिकों को भर्ती करना चाहते हैं और वफादार भरोसेमंद लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। वांग हाओ ने सिर हिलाया। बैकअप प्लान रखना कभी गलत नहीं होता। अगर कभी ऐसा समय आया जब मेरा गुवान शियोंगहोंग से झगड़ा हो गया, तो हम इतने लाचार नहीं होंगे। चेन याओ ने वांग हाओ को तारीफ से देखा। बॉस तो सच में जीते जागते जुगे हैं। गुवान शियोंगहोंग का बॉस से लड़ना मौत को दावत देना है। गू यांग ने हैरानी से कहा, महामहिम यंग मार्शल सच में बहुत ज़बरदस्त हैं, वह हर कदम पर 3 कदम आगे की सोचते हैं। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई हो, स्कीम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, काम पूरा होने के बाद गधे को मारना वाली कहावत को सच करने के लिए, दूसरों की कीमत पर खुद का फ़ायदा उठाने के लिए और पूरी सेना को कंट्रोल करके हेगेमोन के रास्ते में महारत हासिल करने के लिए आपको 3 मिलियन सिन पॉइंट्स मिले हैं। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। सच में, साजिश करने और लोगों को धोखा देने से ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास 4 मिलियन सिन पॉइंट्स थे और अब समय आ गया था कि उन्हें कुछ खजानों के लिए एक्सचेंज करके खुद को मजबूत किया जाए। ये सोचते हुए वांग हाओ मुड़ा और चला गया। किन फैंग के पास से गुजरते हुए वांग हाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जवान, कियान वानयांग और दूसरों से सीखने में समय बिताओ। कुछ चीज़ों को सिर्फ अभी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, तुम्हें लंबे समय के बारे में सोचना होगा। किन फैंग चुप रहा। अगर पहले होता तो वह वांग हाओ और उसके ग्रुप को नीचा देखता, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि उनमें सीखने लायक बहुत सी चीज़ें थीं। वांग हाओ अपने कमरे में लौटा और सिस्टम से पूछा, मुझे हेवन शटरिंग ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट की तीसरी तलवार के लिए एक्सचेंज करना है और उसे नेचुरल परफेक्शन तक पहुंचाना है। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई हो, तीसरी तलवार फैंटम क्लोन स्लैश के लिए एक्सचेंज करने के लिए, जिसकी कीमत 500,000 सिन पॉइंट्स है। डिंग डोंग,
होस्ट को बधाई हो फैंटम क्लोन स्लैश को नेचुरल परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए, जिसकी कीमत 500,000 सिन पॉइंट्स है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वान हाओ का शरीर कांपा, उसका दिमाग खाली हो गया, उसके आसपास सब कुछ बदल गया और वह एक बांस के जंगल में पहुंच गया। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजे। सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी शांत भाव से एक बड़ी तलवार पकड़े आसमान में दिखाई दिया। फैंटम क्लोन स्लैश। अगले ही सेकंड उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की दहाड़ सुनी और वह 7 लोगों में बदल गया। साथ ही 7 बड़ी तलवारों ने जोर से वॉइड दायरे को चीर दिया और हवा में से 7 बड़ी तलवारों की रोशनी दिखाई दी। गड़गड़ाहट। तुरंत जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ें आईं, भयानक दरारें तुरंत धरती पर फैल गईं और आसमान में एक तेज आंधी चली जो पूरी ज़मीन पर फैल गई। उसी समय वान हाओ के पैरों के नीचे की ज़मीन तुरंत ढह गई। एक तूफान ने ज़मीन को तबाह कर दिया, धूल से वॉइड दायरा भर गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ शांत होने के बाद वान हाओ ने अपने सामने के दृश्य को खाली आंखों से देखा। ज़मीन पर कुछ भी नहीं बचा था, पूरी धरती ऐसी लग रही थी जैसे उसकी एक परत छील दी गई हो। जिस बात ने वान हाओ को सबसे ज़्यादा उत्साहित किया वह ये थी कि 7 मायावी आकृतियों को पूरी तरह से नकली कहा जा सकता था, फिर भी उन्हें पूरी तरह से असली भी कहा जा सकता था, क्योंकि ये सभी फैंटम मुख्य शरीर से जुड़े हुए थे। एक ही सोच से तुरंत इंस्टेंटेनियस शिफ्ट को एक्टिवेट किया जा सकता था। इसका मतलब था कि जब तक कोई क्लोन दुश्मन के पास हमला करता, वह तुरंत अपने असली शरीर को वहां ले जाकर जानलेवा हमला कर सकता था। अगर असली शरीर को खतरा होता तो वह असली शरीर को दूर ले जाने के लिए इंस्टेंटेनियस शिफ्ट को भी एक्टिवेट कर सकता था, जिससे दुश्मन के जानलेवा वार से बचा जा सके। समय बीतता गया और वान हाओ जाग गया। ये चाल अविश्वसनीय है। ये हमला करने के लिए आगे बढ़ सकती है, बचाव के लिए पीछे हट सकती है, और यह छिपकर हमला करने के लिए बहुत अच्छी होगी। वान हाओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि तलवार का टेस्ट करने के लिए उसे किसे ढूंढना चाहिए। वह बच्चा ली युनयांग अभी भी सबसे अच्छा है। उसकी प्रतिभा मजबूत है जो उसे तलवार का टेस्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। मुझे बस हैरानी है कि वह बच्चा अब कैसा है। वान हाओ ने बड़बड़ाया, ये सोचते हुए कि ली युनयांग का ट्रांसजेंडर कुला के साथ रिश्ता कितना आगे बढ़ा है। बॉर्डरलाइन। चारों प्रिंसिपल भी एक साथ जमा हुए। सुमू ने आह भरी, न सिर्फ उस लड़के वान हाओ का टैलेंट कमाल का है, बल्कि उसकी किस्मत भी ज़बरदस्त है। हुआ जिक्सू ने बार बार सिर हिलाया, जब से हमारी 4 मुख्य यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे पास सिर्फ 4 इनहेरिटेंस क्रिस्टल थे। लेकिन ये लड़का, वह एक बार एक पुरानी जगह पर जाता है और 28 ले आता है, जिसमें एक डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल भी शामिल है। ये सच में अविश्वसनीय है। वु तियानलुन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसा। अब से हमारी 4 मुख्य यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्र अब मिलिट्री में नहीं जाएंगे, वे सब इस लड़के के पास जाएंगे। वान कुनलुन ने सहमति में सिर हिलाया, यह एक अच्छा विचार है। हमारे छात्रों को उन अमीरों के पीछे चलने देने के बजाय जो लोगों को बिना हड्डी छोड़े खा जाते हैं, बेहतर है कि उन्हें वान हाओ उस छोटे बदमाश के पीछे चलने दिया जाए। सुमू ने हल्के से हंसते हुए सिर हिलाया, तुम्हारा सपना बहुत खूबसूरत है। वान हाओ के पास इतने सारे सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। हुआ जिक्सू ने सिर हिलाया, हाँ सही कहा। तो चलो पहले इस छोटे लड़के की सेना को पूरी तरह से भर्ती करते हैं, ताकि पूरी सेना बेहतरीन सैनिकों से बनी हो। वु तियानलुन हंसा, इस बूढ़े आदमी ने पहले ही संपर्क कर लिया है। इस मामले में तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वान कुनलुन ने सिर हिलाया, इस बूढ़े आदमी ने भी। ... चारों प्रिंसिपल के आरामदेह रवैये की तुलना में अमीर लोग अफरा तफरी में थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि वान हाओ के पास 28 इनहेरिटेंस क्रिस्टल हैं और इन 28 इनहेरिटेंस क्रिस्टल में असल में एक डिवाइन ग्रेड इनहेरिटेंस क्रिस्टल भी था, तो उन्हें तुरंत बहुत बुरा लगा। उन्हें सबसे ज़्यादा असहनीय ये लगा कि वान हाओ ने असल में उन्हें बाहर निकालकर आम लोगों को इस्तेमाल करने देने का प्लान बनाया था। वे जानते थे कि अमीर लोग दुनिया पर इसलिए राज कर पाते थे क्योंकि वे इनहेरिटेंस क्रिस्टल को कंट्रोल करते थे। भले ही इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल अनलिमिटेड बार किया जा सकता था, लेकिन उनका आम लोगों को उनका इस्तेमाल करने देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ उन्हीं के लिए था। अगर किसी आम आदमी का टैलेंट सच में कमाल का होता तो वे उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए एक देते। बेशक शर्त ये थी कि वह आम आदमी उनका सबॉर्डिनेट बने और जिंदगी भर उन्हें धोखा न दे, वरना ये बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन अब वान हाओ ने सच में इन आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इनहेरिटेंस क्रिस्टल निकाल लिए थे, और यहाँ तक कि यह भी कहा कि कोई भी मिलिट्री मेरिट के आधार पर उनका इस्तेमाल कर सकता है। ये पूरी तरह से खेल के नियमों को तोड़ रहा था और उनके शाही शासन की नींव को हिला रहा था। वे इस पर आंखें कैसे बंद कर सकते थे। खासकर मिलिट्री और प्रेसिडेंशियल पैलेस को एक अभूतपूर्व संकट महसूस हुआ।
अगर वान हाओ को इसी तरह जारी रखने दिया गया तो सभी सैनिक उसके पास जा सकते हैं और शाही सरदारों के मिलिट्री का नेतृत्व करने का युग खत्म हो सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल पैलेस शक्तिशाली गार्ड्स की भर्ती नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी स्थिति और ताकत में भारी गिरावट आएगी और वह अब बड़ी ताकतों को बैलेंस नहीं कर पाएगा। आखिरकार अलग अलग ताकतें दिखावे के लिए बात मानेंगी, लेकिन चुपके से काम करेंगी, आदेशों की अनदेखी करेंगी और खुद को राजा घोषित कर देंगी। कमांडर इन चीफ का ऑफिस। गुवान शिनशोंग 4 मिलिट्री मार्शल के साथ मीटिंग कर रहा था। मार्शल शुवानवेई, जिनशोंग, मार्शल कुओहाई, वू दाजुन, मार्शल गुईहू, गुओ जिनवेन और मार्शल तियानकुई, गुवान यिंगजी। गुवान शिनशोंग ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, फिर से यह वान हाओ। इस लड़के को जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो देर सवेर कुछ बड़ा हो जाएगा। मार्शल शुवानवेई, जिनशोंग ने गहरी आवाज में कहा, अब यह जरूरी नहीं है कि पुराने सैनिक उसके पास जा रहे हैं, लेकिन हमारी शाही स्थिति बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। अगर इनहेरिटेंस क्रिस्टल फैल गए तो हम शाही लोग अब शाही नहीं रहेंगे। मार्शल कुओहाई, वू दाजुन ने सिर हिलाया। हालांकि पहले भी आम लोगों ने इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी और उनसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन अगर बड़ी संख्या में आम लोग इनहेरिटेंस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो न केवल हमारी स्थिति खतरे में है, बल्कि हमारे परिवारों पर भी आम लोगों द्वारा हमला होने की संभावना है, जिससे इनहेरिटेंस क्रिस्टल खो जाएंगे। मार्शल गुईहू, गो जिनवेन ने ताना मारा, वान हाओ अपने पिता से भी ज्यादा परेशानी वाला है। चलो इस मौके का फायदा उठाकर एलियन जाति का विरोध करें और उनके हाथों से उसे खत्म कर दें। मार्शल तियानकुई, गुवान यिंगजी शांत भाव से खड़े हुए और मुख्य दरवाजे की ओर चलने लगे। गुवान शिनशोंग ने ठंडे चेहरे से कहा, यिंगजी, तुम कहाँ जा रहे हो? गुवान यिंगजी ने सिर नहीं घुमाया और बेपरवाही से कहा, मैं चेक करने के लिए फ्रंट लाइन पर जा रहा हूँ। और हाँ, भविष्य में ऐसी बातों के लिए मेरे पास मत आना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कमीने। गुवान शिनशोंग ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, सेना के कमांडर इन चीफ के अगले वारिस होने के नाते तुम्हें सच में अमीरों के हितों की कोई परवाह नहीं है। तुम अमीरों के तुम्हारे ऊपर किए गए एहसान के लायक कैसे हो सकते हो? गुवान यिंगजी कुछ नहीं बोला और जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर गुवान शिनशोंग बहुत गुस्सा हुआ। कमांडर इन चीफ, शांत हो जाए। तीनों मार्शल ने जल्दी से गुवान शिनशोंग को खींचा और उसे समझाया, लेकिन तीनों मार्शल मन ही मन बहुत खुश थे, ये सोचकर कि वे भविष्य में गुवान यिंगजी को कमांडर इन चीफ बनाने में पूरा साथ देंगे। क्योंकि गुवान शिनशोंग, ये बूढ़ा लोमड़ी, बहुत दबंग था। जब भी कोई फायदा होता था, गुवान परिवार हमेशा पहले आता था। गुवान परिवार के खाने पीने के बाद ही उनकी बारी आती थी। लेकिन अगर गुवान यिंगजी कमांडर इन चीफ बनता तो उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए वे निश्चित रूप से अपने परिवारों के लिए ज़्यादा फायदे हासिल कर पाते और यह बहुत आसान होता। हालांकि गुवान शिनशोंग की मौजूदा हालत को देखते हुए अंदाज़ा है कि उसे पद छोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर लिंग शियाओ के पिता, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के पहले गार्ड कमांडर भी थे, लिंग हाई, राष्ट्रपति को लेटेस्ट लड़ाई की रिपोर्ट देने आए थे। जैसे ही लिंग हाई दरवाज़ा खटखटाने वाला था, राष्ट्रपति की आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है कि हमें वान हाओ के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? पीछे से एक आवाज़ आए, राष्ट्रपति, वान हाओ की काबिलियत सब जानते हैं और उसके समर्थकों को देखते हुए उसे नाराज़ करना बहुत नासमझी होगी। राष्ट्रपति ने लंबी सांस ली, मुझे ये सब पता है, लेकिन इनहेरिटेंस क्रिस्टल मेरे प्रेसिडेंशियल पैलेस की जान है। अब वान हाओ के पास उनमें से 28 हैं। मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ? सबसे डरावनी बात यह है कि उसने सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए इनहेरिटेंस क्रिस्टल दे दिए। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मुझे पता है, इसका मतलब है कि हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस की नींव हिल जाएगी। दरवाजे के बाहर लिंग हाई चुप रहा। उसे यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर वान हाओ को समय दिया गया तो उसके पास प्रेसिडेंशियल पैलेस से मुकाबला करने की ताकत आ जाएगी। प्रेसिडेंट की आवाज़, जिसमें जानलेवा इरादा था, आई, तुम तुरंत एक गार्ड टीम लेकर युनचुवान से मिलो और उसे ऑर्डर दो कि अगर मौका मिले तो वह वान हाओ को मारकर भविष्य की परेशानी खत्म कर दे। दरवाजे के बाहर लिंग हाई की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह मुड़ा और तेजी से चला गया। वह और वांग तियानई दोनों हुआ जिक्सू के शिष्य थे। दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की थी और उनका रिश्ता बहुत गहरा था, सगे भाइयों से भी ज्यादा। वह सच में किसी को वान हाओ को मारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसे जाकर लिंग शियाओ को बताना था ताकि लिंग शियाओ जल्दी से वान हाओ को बता सके कि वह अभी खतरे में है। हुआ जिक्सू और दूसरों की बात करें तो उसने कहा कि वह उन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर हुआ जिक्सू और दूसरों को पता चलता तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता। आखिरकार डार्क एल्फ सेना दबाव डाल रही थी और अंदरूनी गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी, नहीं तो आखिर में नुकसान पूरे इंसान जाति का ही होता। मेजर जनरल स्टार मार्शल के ऑफिस में
कियान वानयांग वांग हाओ को रिपोर्ट कर रहा था, बॉस, हमें अभी ऊपर से ऑर्डर मिले हैं जिसमें आपको 5 दिनों के अंदर एलियन हमले से बचाव के लिए सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। 5 दिन, वांग हाओ ने माथे पर बल डालकर कहा, क्या हम 5 दिनों के अंदर बचे हुए सैनिकों को भर्ती कर पाएंगे? कियान वानयांग ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल सुमू ने हमें पहले ही बता दिया था और वे लोग शामिल होने को तैयार हैं। साथ ही बॉस इनहेरिटेंस क्रिस्टल और माइनर लाइफ पोशन देने को तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उस लालच का विरोध कर पाएगा। बस दिक्कत यह है कि हमारा मिलिट्री फंड सिर्फ 2 महीने के लिए ही काफ़ी है। 2 महीने? वांग हाओ चौंक गया, क्या हमने अभी अभी डीवाई आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर पर छापा नहीं मारा था? फिर यह सिर्फ 2 महीने के लिए ही क्यों काफ़ी है? कियान वानयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बॉस, हमारे पास 11 करेज क्लास बैटलशिप, 20,000 टाइप 3 मेका और 1 लाख छोटे अटैक स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। साथ ही हमें 10 लाख एस आर्मी सैनिकों को सैलरी देनी है। इसके अलावा अलग अलग मिसाइलों की खपत, उपकरणों की टूट-फूट और रोज़ाना की ट्रेनिंग की ज़रूरतें भी हैं। ये 2 महीने भी सिर्फ सोच समझकर बजट बनाने से ही मुमकिन हैं। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई और बड़बड़ाया, लगता है हमें एक स्थिर इनकम का जरिया चाहिए, नहीं तो अगर हमारे पास सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो हम भविष्य में पूरी दुनिया में कैसे राज करेंगे? कियान वानयांग एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या ये बॉस फिर से बाहर जाकर लोगों को ठगने का प्लान बना रहा था? वांग हाओ ने एक पल सोचा, जाओ मेरे लिए प्रिंसिपल जोंगली को ढूंढो। मुझे उन्हें समझाना है कि जल्दी पैसे कैसे कमाए जाएं। कियान वानयांग खुद को याद दिलाने से रोक नहीं पाया, बॉस, अब हालात अलग हैं। पहले हम कैसे भी काम करते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब आपने उन पुराने सैनिकों का दिल जीत लिया है, अगर आप कोई और स्कैंडल करते हैं तो मुझे डर है कि इससे मनोबल पर असर पड़ेगा। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं, तुम्हारा बॉस इस बार सही बिजनेस कर रहा है, उन गलत रास्तों पर नहीं चल रहा है। वैसे भी वे गलत रास्ते सेना को सपोर्ट करने के लिए लगातार इनकम कैसे दे सकते हैं? कियान वानयांग ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह बात सही है। वांग हाओ पहले बहुत पैसे कमाता था, लेकिन एक बार कमाने के बाद उसे दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं मिला। यह एक वन टाइम डील थी। लेकिन अगर उसे पैसे चाहिए थे और लेजियन को स्टेबल तरीके से सपोर्ट करना था तो उसे अभी भी लीगल बिजनेस करने की ज़रूरत थी। बस कियान वानयांग थोड़ा कंफ्यूज था। क्या वांग हाओ के पास सच में जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका है, और क्या ये लीगल बिजनेस के जरिए है? कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल जोंगली मार्शल के ऑफिस पहुंचे। वांग हाओ कुर्सी पर बैठा था और उसके 2 छोटे भाई कियान वानयांग और चेन याओ उसके पीछे लेफ्ट और राइट गार्डियन की तरह खड़े थे। प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ को लाचारी भरे एक्सप्रेशन से देखा। उसने सोचा था कि नौकरी छोड़कर वांग हाओ के साथ रहने से उसे जिंदगी भर की खुशी मिलेगी। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही उसने इस्तीफा दिया और वांग हाओ के लिए सैनिक भर्ती करने का प्लान बनाया, दूसरी तरफ सुमू ने अपनी पहचान जाहिर कर दी, उसकी नौकरी हथिया ली और वांग हाओ के लिए बड़ी संख्या में हाई क्वालिटी एस आर्मी के सैनिकों की भर्ती कर ली। इसलिए उसे पीछे किचन में सैनिकों के खाने का इंतजाम करने के लिए भेज दिया गया। सोचिए, वह तियानबे यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच का इज्जतदार प्रिंसिपल किचन में काम कर रहा था। ऐसा फर्क कौन बर्दाश्त कर सकता है? वांग हाओ ने हाथ हिलाया, प्रिंसिपल, इतने निराश मत होइए। उस समय हमारे पास लोगों की कमी थी और आप फ्री थे, इसलिए हमने आपको पीछे किचन में भेज दिया था। देखिए, अब जब हमारे पास लोग हैं तो क्या आपको तुरंत एक ज़रूरी काम नहीं दिया जा रहा है? प्रिंसिपल जोंगली ने आंखें घुमाईं। जब उसे उस समय इस्तीफा देने के लिए बहकाया गया था तो उससे यही बात कही गई थी, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसलिए इस छोटी लोमड़ी से डील करते समय, जो किताब पलटने से भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी बात से मुकर जाता है, ज़्यादा उम्मीदें न रखना ही बेहतर है। मेजर जनरल, आपने इस बूढ़े आदमी को क्यों बुलाया? प्रिंसिपल जोंगली ने पूछा। कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, हमारे बॉस ने प्रिंसिपल को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि वह चाहते हैं कि प्रिंसिपल हमारी मेजर जनरल की आर्मी की बिजनेस लाइफलाइन को मैनेज करने में मदद करें। बिजनेस लाइफलाइन? प्रिंसिपल जोंगली तुरंत सीरियस हो गए। इस लेवल के बिजनेस को मैनेज करने के लिए कहा जाना, ये पक्का एक अहमियत का साफ संकेत था। चेन याओ ने कहा, प्रिंसिपल, भविष्य में हमारी मेजर जनरल की आर्मी को सप्लाई मिल पाएगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं फ्रंट लाइन पर खून की लड़ाई लड़ रहे सैनिकों को भूखा नहीं रहने दूंगा, प्रिंसिपल जोंगली ने अपनी छाती थपथपाते हुए गारंटी दी। वांग हाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, मेरा प्लान है कि मैं बूढ़े लोगों के लिए लंबी उम्र की दवा का बिजनेस करूं। ये हमारी मेजर जनरल की सेना की आर्थिक जीवन रेखा है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बूढ़े लोगों के लिए लंबी उम्र की दवा? प्रिंसिपल जोंगली तुरंत हैरान रह गए। ये सुनकर कुछ बूढ़े लोगों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स जैसा क्यों लग रहा था?
वांग हाओ ने आह भरी, आजकल के युवा बहुत लापरवाह हैं और उनके पास कोई बचत नहीं है। अगर आप उनसे पैसे कमाने की उम्मीद करते हैं तो ये सिर्फ मेहनत की बर्बादी है। और जिन अधेड़ उम्र के लोगों के पास पैसा है वे जानते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है और वे बहुत कंजूस होते हैं। उनसे पैसा कमाना सच में बहुत मुश्किल है। जहाँ तक बूढ़े लोगों की बात है, उन्होंने न सिर्फ पूरी जिंदगी पैसे बचाए हैं बल्कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वे जिंदगी खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं। अगर हम उनकी पसंद का ध्यान रखें तो हम निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। कियान वानयांग ने पूछा, बॉस क्या आपका मतलब है कि हम माइनर लाइफ पोशन बेचेंगे? वांग हाओ ने सिर हिलाया, मुझे विश्वास है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति माइनर लाइफ पोशन के लालच का विरोध नहीं कर पाएगा। चेन याओ हिचकिचाया और बोला, लेकिन हमें इतने सारे फार्मासिस्ट कहाँ से मिलेंगे? आपको पता है कि फार्मासिस्ट गिल्ड के सभी फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए पोशन बनाने में व्यस्त हैं और उनके पास माइनर लाइफ पोशन बनाने का समय नहीं है। वांग हाओ ने चेन याओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, तुम्हें अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। हमें इतने सारे फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस एक या दो ही काफ़ी होंगे। एक या दो? कियान वानयांग और चेन याओ चिल्लाए। एक या दो फार्मासिस्ट एक लीजन को कैसे संभाल सकते हैं, और वह भी एक ऐस लीजन को? प्रिंसिपल जोंगली ने हिचकिचाते हुए पूछा, मेजर जनरल कहीं आप इसे पतला करके बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? जैसे ही ये शब्द कहे गए, कियान वानयांग और चेन याओ अचानक समझ गए। इस तरह की चीज़ निश्चित रूप से असंभव नहीं थी, क्योंकि वांग हाओ ने उस समय उन यूनिवर्सिटी के छात्रों को नमक का पानी डायमेंशनल पोशन के रूप में बेचा था। देखो, इसे कहते हैं टैलेंट। तुम तो बस एक इशारे से ही समझ गए, बहुत बढ़िया। वांग हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्लान है कि माइनर लाइफ पोशन की एक बोतल को 1 टन पानी में मिला दूं ताकि हमें प्रोडक्ट की कमी की चिंता न करनी पड़े। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद तीनों लोग हैरान रह गए। यह मार्शल सच में पहले की तरह ही बेशर्म और काले दिल वाला था। 1 टन पानी में माइनर लाइफ पोशन की एक बोतल मिलाने से उसका कितना असर होगा? कियान वानयांग ने सलाह दी, बॉस अगर आप इसे पतला करेंगे तो असर पक्का साफ नहीं दिखेगा। आपको 2 बार सोचना चाहिए। चेन याओ ने भी बार बार सलाह दी, हाँ सही कहा बॉस, माइनर लाइफ पोशन का असर कमाल का है और पैसे कमाना तो पक्का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पतला करने की वजह से ब्रांड खराब हो गया तो भविष्य में ये बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, तुम्हारा बॉस, इस तरह की बात नहीं जानता? वांग हाओ ने कियान वानयांग और चेन याओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, याद रखना, जब बूढ़े लोगों के साथ बिजनेस करते हो तो तुम्हें न सिर्फ चालें चलना और लागत कम करना आना चाहिए, बल्कि तुम्हें कानूनी जोखिमों से बचना भी आना चाहिए और हमें बहुत भरोसेमंद दिखाना चाहिए, उन नकली प्रोडक्ट्स जैसा बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा कैसे करेंगे? प्रिंसिपल जोंगली ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ ने सोचा, शुरुआती दौर में हमें एक बड़ा असर डालना होगा ताकि दुनिया हमारे प्रोडक्ट को याद रखे, तभी बाद में ये लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। वहां मौजूद तीनों लोगों ने बार बार सिर हिलाया। कोई भी बिजनेस हो, शुरुआती दौर हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब ये सही रास्ते पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि उनकी जेब में लगातार पैसा आता रहेगा। वांग हाओ ने अपनी थोड़ी खुजाई, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम अच्छा होना चाहिए, चलो इसे ब्रेन गोल्ड कहते हैं। ब्रेन गोल्ड? तीनों एक पल के लिए हैरान रह गए लेकिन जल्दी ही उस अजीब नाम को मान लिया। वांग हाओ ने आगे कहा, दूसरा, हमें विज्ञापन करना होगा। 5 जीआई को हमारे लिए विज्ञापन करने दो, 24 घंटे बमबारी, ताकि हर जगह विज्ञापन से सबका ब्रेन वॉश हो जाए। साथ ही विज्ञापन का स्लोगन सरल और याद रखने में आसान होना चाहिए, चलो इसे कहते हैं, इस साल नए साल पर तोहफे मत लो, सिर्फ ब्रेन गोल्ड लो। साथ ही 2 बुजुर्ग लोगों को नाचने के लिए ढूंढो, ये दिखाने के लिए कि वे बहुत एनर्जेटिक हैं। वैसे भी सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दुनिया को बताओ कि हमारी कंपनी अमीर है, बहुत अमीर है। वहां मौजूद सभी लोगों ने बार बार सिर हिलाया। आज के समाज में ये तय करने के लिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, सबसे पहले ये देखना होता है कि उसका विज्ञापन कितना जोरदार है। अगर वे विज्ञापन का खर्च भी नहीं उठा सकते तो उनके पास जरूर पैसे की कमी है और वे धोखेबाज हैं। वांग हाओ ने गंभीर चेहरे से कहा, ये बातें जरूर करनी है। हमारा प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि जिंदगी बढ़ाए, लेकिन हमें ये पक्का करना होगा कि यह लोगों को मारे नहीं। पैसे कमाना, फिर भी मेरा ज़मीर जिंदा है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, पूरी जगह सन्नाटा छा गया। उन्होंने अभी अभी गलत तो नहीं सुना, है ना? इस आदमी ने सच में कहा कि उसका ज़मीर जिंदा है। वांग हाओ ने आगे कहा, अगला, दुकानें खोलो और सेल्स पर्सन ढूंढो। याद रखना, मोटी चमड़ी वाले लोगों को ढूंढना। जब आप देखें कि बुजुर्ग लोग आ रहे हैं तो उन्हें वहीं रोके रखना। उन्हें अंकल या आंटी मत कहना, सीधे मुंह खोलकर उन्हें डैड और मॉम कहना।
यह न सिर्फ बुजुर्गों के खाली और अकेले दिलों को सुकून देगा, बल्कि समाज में थोड़ी देखभाल भी देगा, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि हम सच में बुजुर्गों की परवाह करते हैं। तीनों हैरान रह गए, क्या ये देखभाल है? क्या यह अपनी सारी ईमानदारी खोना नहीं है? इसके बाद हमें ये पक्का करना होगा कि हर बोतल में थोड़ी मात्रा में स्मॉल लाइफ पोशन हो, भले ही वह सिर्फ 1 ग्राम हो, लेकिन वह होना चाहिए। इस तरह हम संबंधित विभागों को साफ साफ बता सकते हैं, मैंने सच में किसी से झूठ नहीं बोला। वान हाओ ने अपनी भौहें उठाईं। तीनों हैरान थे, ऐसा लग रहा था कि वे सच में झूठ नहीं बोल रहे थे, और यह बहुत लीगल भी था, उन्होंने सच में इसे डाला था, बस मात्रा का फर्क था। इसके बाद हम एक टूरिज्म बिजनेस शुरू करेंगे, जिसमें बूढ़े लोगों को शाओ शुआई स्टार पर मुफ्त टूर के लिए लाएंगे, होटलों में ठहराएंगे और मिलिट्री कैंप दिखाएंगे। वान हाओ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। कियान वानयांग ने हैरानी से पूछा, बूढ़े लोगों को शाओ शुआई स्टार पर टूरिज्म के लिए लाने का क्या मतलब है? क्या इसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होगा? वान हाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि हमारी फैक्ट्री को सेना की सुरक्षा की ज़रूरत है, जिससे ये पता चले कि यह एक मजबूत और लीगल कंपनी है। साथ ही बूढ़े लोगों को उनके घरों से दूर ले जाकर और उन्हें एक लंबी उम्र के कन्वेंशन में इकट्ठा करके ब्रेन वॉशिंग पूरी हो जाएगी, जिससे वे खुशी खुशी दवा के लिए पैसे देंगे। इस एक ऑर्डर से मैं गारंटी देता हूं कि आप सैकड़ों गुना ज़्यादा कमाएंगे, और यह प्रमोशन में भी मदद कर सकता है। इसकी तुलना में टूरिज्म फीस बहुत मामूली है। याद रखें, जब वे जाएं तो उन्हें कुछ अंडे और केले ज़रूर दें, ताकि बुजुर्गों को पता चले कि उनका सबसे अच्छा ख्याल कौन रखता है। तीनों ने वान हाओ को खाली नज़र से देखा और ताली बजाए बिना नहीं रह सके, कितनी गहरी चाल है। वान हाओ ने आगे कहा, इसी समय लॉन्गेविटी कन्वेंशन में हम अल्केमिस्ट गिल्ड के अल्केमिस्ट्स को भी लेक्चर देने के लिए बुला सकते हैं। सच बताना याद रखें, उन्हें बताएं कि स्मॉल लाइफ पोशन कितना शानदार है। फिर कुछ बुजुर्गों को शिल के तौर पर काम करने के लिए तैयार करें, जो दूसरे बुजुर्गों से कहें, मैंने ये ब्रेन गोल्ड पिया है और मेरी एनर्जी सच में बेहतर हो गई है, मेरा शरीर जवान महसूस करता है। खाने पीने और खेलने के इस पूरे सेट के बाद भी अगर बुजुर्ग नहीं खरीदते हैं तो मैं मान लूंगा कि मैं बदकिस्मत हूं। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, तीनों को पूजा करने का मन हुआ। सच और झूठ, हकीकत और भ्रम के ऐसे मिश्रण के साथ कौन सा बुजुर्ग इस पर विश्वास नहीं करेगा और पैसे नहीं देगा? बॉस, क्या हम जो कर रहे हैं वह सच में एक जायज़ बिजनेस माना जाएगा? कियान वानयांग खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्यों नहीं होगा? वान हाओ ने होंठ सिकोड़े, हम चोरी या डकैती नहीं करते, हम कानूनी तौर पर काम करते हैं, हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ब्यूरो में रजिस्टर्ड हैं, पूरी तरह से कानूनी। मुझे बताओ, इसमें क्या जायज़ नहीं है? वहां मौजूद तीनों लोगों ने इस बारे में सोचा और पाया कि उन्हें सच में एक भी गैर कानूनी बात नहीं मिली। चेन याओ ने पूछा, बॉस, अधिकारी तो परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बुजुर्ग लोग परेशानी करें तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? हम क्या बेच रहे हैं? स्मॉल लाइफ पोशन। वान हाओ ने चेन याओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा, भले ही इसके अंदर की चीज़ कम हो, फिर भी वह है। जब तक वे इसे लंबे समय तक पेंगे, असर ज़रूर दिखेगा। ये बुजुर्ग लोग इतने शुक्रगुजार होंगे कि वे परेशानी नहीं करेंगे। याद रखें, हम लोग सही बिजनेस कर रहे हैं, गलत तरीकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। तीनों हैरान रह गए। वान हाओ से इस तरह लेक्चर सुनने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे बिल्कुल भी स्कैम नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। कियान वानयांग ने वान हाओ को तारीफ भरी नज़रों से देखा, बॉस, आप न सिर्फ अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, बल्कि आप बुजुर्गों की ज़िंदगी बढ़ाने में भी मदद करते हैं, और आप बुजुर्गों को घर पर डिमेंशिया से बचाने के लिए उन्हें टूर पर भी ले जाते हैं। आप तो सच में धरती पर उतरे हुए फरिश्ते हैं, इस साल के 10 सबसे प्रेरणादायक युवाओं में से एक कहलाने के लायक हैं। वान हाओ ने अपनी छाती फुलाई और सिर ऊपर करके विनम्रता से कहा, ये कुछ भी नहीं है, हम बस इस समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। कियान वानयांग और दूसरों के होंठ सिकुड़ गए, क्या इस यंग मार्शल को थोड़ी भी शर्म नहीं है? वान हाओ ने निर्देश दिया, याद रखना, ये ब्रेन गोल्ड हमारे लेजियन की जीवन रेखा है। हमें पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में बहुत सारे एजेंट भर्ती करने होंगे। नहीं, अब जब 2 बड़े फेडरेशन सहयोग कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। चिंता न करें यंग मार्शल, ये बूढ़ा आदमी मिशन पूरा करने की गारंटी देता है। प्रिंसिपल जोंगली ने सैल्यूट किया और फिर उत्सुकता से पूछा, तो हमें इस ब्रेन गोल्ड की एक बोतल की कीमत कितनी रखनी चाहिए? वान हाओ ने एक पल सोचा, जैसा कि कहा जाता है, दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है, सिर्फ जिंदगी अनमोल है। मुझे लगता है कि प्रति बोतल 1000 इंटरस्टेलर सिक्के ठीक रहेंगे। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, तीनों अपनी जगह पर सन्न रह गए, जैसा कि उम्मीद थी। काफ़ी बेरहम। 1 टन पानी से कितनी बोतलें बन सकती हैं? साथ ही वे ये भी सोच सकते थे कि अगर 100 मिलियन बुजुर्गों में से सिर्फ एक भी इसे खरीदता है तो वे एक लेजियन का खर्च उठा सकते हैं।
आखिरकार उनके पास पहले से ही करेज बैटलशिप और इक्विपमेंट जैसी बड़ी चीज़ें थीं, अब उन्हें बस रेगुलर मेंटेनेंस पर पैसे खर्च करने थे। हालांकि यह सब मिलाकर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस छोटे से बलिदान से सच में कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी गुयांग अंदर आया, रिपोर्टिंग, यंग मार्शल, मिस जिया वेई बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। जिया वेई। वान हाओ चौंक गया, ये हिंसक छोटी लोली उसे क्यों ढूंढ रही थी। जब वान हाओ और उसका ग्रुप रिसेप्शन हॉल में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जिया वेई फूले हुए गालों और नाखुश चेहरे के साथ वहां बैठी थी, और जिया वेई के बगल में एक खूबसूरत औरत थी जिसमें बहुत आकर्षण था। उस तरह का मैच्योर आकर्षण निश्चित रूप से आम औरतें मुकाबला नहीं कर सकती थीं। इस औरत की तुलना में जिया वेई पूरी तरह से एक नासमझ छोटी बच्ची थी। हालांकि उनके चेहरे के फीचर्स के आधार पर दोनों में लगभग 60% समानता थी, इसलिए वह शायद जिया वेई की मां थी। वान हाओ हैरान था, यह जिया लड़की बिना किसी वजह के अपनी मां को यहाँ क्यों लाए? कौन परवाह करता है कि वह क्यों आए? वान हाओ ने होंठ सिकुड़े, मुझे औरतों से निपटने में कभी डर नहीं लगा। गुयांग ने तारीफ से देखा, हालांकि वह अनगिनत छोटी मोटी सेलिब्रिटीज के साथ सो चुका था और सोचता था कि वह बहुत कुशल है, लेकिन वान हाओ से मिलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि क्वांटिटी क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। रिसेप्शन हॉल के अंदर, बॉस, ऐसा क्यों लग रहा है कि वे बुरे इरादों से आए हैं? कियान वानयांग ने फुसफुसाया, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने हाल ही में यंग मिस जिया वेई को बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, इसलिए वह घर जाकर अपने माता पिता को बताने गई हो? वान हाओ ने सिर हिलाया, छोटी लड़की जिया इतनी छोटी सोच वाली नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुयांग ने याद दिलाया, यंग मार्शल, हमारी लेजियन के पास सिर्फ 10,000 सेट असली एस आर्मी इक्विपमेंट हैं, बाकी 9,90,000 सेट निचले ग्रेड के हैं। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति को मना लेते हैं तो हमारे पास एस आर्मी इक्विपमेंट का एक जैसा सेट होगा। तुम चाहते हो कि मैं जिया वेई की मां को पटाऊं? वान हाओ हैरान था, भले ही वह बेशर्म था, लेकिन वह खुद को जिया वेई का गॉडफादर नहीं बना सकता था। जैसे ही उसने बात खत्म की, तीनों सबॉर्डिनेट ने तुरंत अपने ड्रिंक्स थूक दिए। उन्होंने अपने बॉस के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, जिसकी कल्पना बहुत ही अजीब थी। यंग मार्शल, मैं आपसे उसे बहकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यंग मिस जिया वेई को जीतने के लिए कह रहा हूं। गुयांग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। यह अच्छा हुआ कि जिया वेई की मां ने यह नहीं सुना, वरना वान हाओ उसे जरूर जान से मार देता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे डरा दिया। वान हाओ ने गुयांग को तिरस्कार भरी नज़र से देखा और जिया वेई की ओर बढ़ा। गुयांग कुछ बोल नहीं पाया। उसने साफ साफ कहा था, लेकिन ये यंग मार्शल, जिसके विचार इधर उधर भटकते रहते थे, उसने गलत समझ लिया था। बेशक ये भी हो सकता है कि उसने गलत न समझा हो, बल्कि वह बस मुसीबत मोल ले रहा था और उनके साथ खेल रहा था। ओह छोटी लड़की जिया, आज तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? तुम मेरे साथ पीके करने के बारे में तो नहीं सोच रही हो, है ना? वान हाओ जिया वेई के पास गया और उसके बगल वाली औरत को देखा। क्या डर लग रहा है कि तुम अकेले मुझे हरा नहीं पाओगी, इसलिए अपनी बड़ी बहन को साथ ले आए हो? कियान वानयांग, चेन याओ और गुयांग आह भरे बिना नहीं रह सके। ये बेशर्मी सच में कमाल की थी। भले ही जिया वेई की मां ने खुद को अच्छे से मेंटेन किया हो, कोई भी समझदार इंसान एक नज़र में बता सकता था कि वे माँ बेटी हैं। फिर भी वान हाओ खुली आंखों से बकवास कर रहा था, अपनी ज़मीर के खिलाफ जाकर कह रहा था कि वे बहनें हैं। शिया वेई की मां ने अपने होठों पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। मैं वेई की बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। मेरा नाम लिन जुएयाओ है। अरे बाप रे, आप शिया वेई की माँ कैसे हो सकती हैं? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। वान हाओ ने हैरानी से कहा। लिन जुएयाओ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि उसे पता था कि वान हाओ बकवास कर रहा है, लेकिन कौन सी औरत खूबसूरती पसंद नहीं करती और किसे अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होता? चापलूसी करने वाला, शिया वेई गुस्से से बड़बड़ाए। लिन जुएयाओ ने शिया वेई की तरफ देखा, जिससे शिया वेई तुरंत शांत हो गई और आगे कुछ भी बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। वान हाओ हैरान रह गया। ये गुस्सेल लोली हमेशा सबसे लड़ती थी, लेकिन आज अपनी माँ की एक नज़र से ही वह अच्छी लड़की बन गई। क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? लिन जुएयाओ मुस्कुराए, असल में मैं आज शिया परिवार की तरफ से आपके साथ गठबंधन करने आई हूँ। गठबंधन? वान हाओ हैरान रह गया। लिन जुएयाओ ने सिर हिलाया, इस बार मेरी वेई शिया परिवार की प्राइवेट आर्मी को लेकर विदेशी जातियों का मुकाबला करेगी। क्योंकि वह छोटी है, इसलिए उसे आपकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। प्राइवेट आर्मी? वान हाओ वहीं जम गया। ये जानना ज़रूरी है कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में जिन परिवारों के पास प्राइवेट आर्मी होती है, वे निश्चित रूप से हज़ारों सालों की विरासत वाले पुराने परिवार होते हैं। उनकी नींव बहुत गहरी होती है, नहीं तो वे प्राइवेट आर्मी का खर्च नहीं उठा पाते।
गुयांग ने वांग हाओ को खींचा और फुसफुसाया, यंग मार्शल, मैंने सुना है कि शिया परिवार की प्राइवेट आर्मी बहुत ज़बरदस्त है, लड़ाई की ताकत में ऐसा आर्मी से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। हो ही नहीं सकता। वांग हाओ ने अविश्वास से शिया वेइवेई को देखा। हालांकि उसने हमेशा सुना था कि शिया वेइवेई का परिवार कितना प्रभावशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार के पास एक प्राइवेट आर्मी होगी, और वह भी जिसकी लड़ाई की ताकत इस आर्मी से भी ज़्यादा मजबूत होगी। लिन जुयाओ खड़ी हुई और धीरे से मुस्कुराई, मैं तुम जवान लोगों को पुरानी बातें याद करने में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरे लिए वेइवेई का अच्छे से ख्याल रखना, ये छोटी बच्ची बचपन से ही शरारती है। वांग हाओ ने शिया वेइवेई की पतली कमर पर हाथ रखा और अपनी छाती थपथपाते हुए उसे भरोसा दिलाया, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वेइवेई का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो मुझे तसल्ली हुई। लिन जुयाओ हल्की सी मुस्कुराए, अपने पंजों को जमीन पर टैप किया और शान से दूर चली गई। हे भगवान, शिया वेइवेई, तुम्हारी माँ का कल्टीवेशन लेवल क्या है? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। उसी समय वह मन ही मन खुश हुआ, शुक्र है कि उसने इस खूबसूरत लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया था, वरना वह जरूर मुसीबत में पड़ जाता। शिया वेइवेई ने वांग हाओ का हाथ हटा दिया और गुस्से से बोली, मेरी माँ का कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ये यंग मिस तुम्हें बता रही है, हम सिर्फ ऊपर से दोस्त हैं। तुम बेहतर होगा कि इस यंग मिस के कामों में दखल न दो। वांग हाओ ने मुंह बनाया, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए इतना बेताब हूँ। अच्छा है कि तुम नहीं हो। शिया वेइवेई ने अपनी घमंडी छोटी ठुड्डी ऊपर उठाए और जाने के लिए मुड़ी। वांग हाओ के होठों के कोने ऊपर उठे और वह बड़बड़ाया, मुझे सच में दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे शिया फैमिली प्राइवेट आर्मी में बहुत दिलचस्पी है, जो इस आर्मी से भी ज़्यादा मजबूत है। ये कहकर वांग हाओ मुड़ा और अपने कमरे में लौट आया। समय रहते कल्टीवेट करने की योजना बना रहा था, ताकि युद्ध के मैदान में कोई दुर्घटना न हो। समय तेजी से बीता और 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। यंग मार्शल की आर्मी सैनिक भर्ती करने में व्यस्त थी और प्रिंसिपल जोंगली हर जगह एजेंट ढूंढने में व्यस्त थे। इस बीच विदेशी जातियों के खिलाफ सीमा रेखा पर अलग अलग ताकतों की युवा पीढ़ी इकट्ठा हुई। इस समय एक बड़े हॉल में कई जवान लड़के और लड़कियां इकट्ठा हुए थे। उनमें इंटरस्टेलर फेडरेशन और याओटियन फेडरेशन के लोग शामिल थे। उनका कल्टीवेशन लेवल आमतौर पर ज़्यादा नहीं था, सबसे ज़्यादा मार्शल किंग कल्टीवेशन था। वैसे भी यहाँ जमा हुए सभी लोग इंसानी नस्ल की अगली पीढ़ी के लिए उम्मीद की किरण थे, इंसानी नस्ल के एलीट जीनियस। वे आज यहाँ एक साफ मकसद से इकट्ठा हुए थे, एक लीडर चुनने के लिए जो कमांड को एक करे और उन्हें विदेशी सेना के खिलाफ जवाबी हमले में लीड करे। बेशक मुख्य कारण ये था कि जैसे जैसे अलग अलग ताकतों द्वारा लाई गई और भी सेनाएं आती गईं, अनगिनत छोटी बड़ी ताकतें आपस में उलझ गईं, जिससे लगातार अंदरूनी झगड़े हो रहे थे। इनमें से ज़्यादातर झगड़े 2 बड़े फेडरेशन के अलग अलग रुख के कारण थे, जिससे झगड़ा बढ़ता जा रहा था। अगर जल्दी से कोई लीडर नहीं चुना गया तो ये अंदरूनी झगड़े ज़रूर बढ़ेंगे, और तब तक लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे खुद को अंदर से खत्म कर चुके होंगे। इसलिए एक लीडर चुनना इस समय बहुत ज़रूरी है। एक लंबी मेज पर सभी प्रतिनिधि बैठ गए। लियाओ युनचुवान ने अपने सामने बैठे एक नौजवान को देखा। यह आदमी मो जुनलिन था, जो याओटियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट का बेटा था। उसका ओहदा लगभग लियाओ युनचुवान जैसा ही था, जिससे वह इस लीडरशिप चुनाव में लियाओ युनचुवान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। लियाओ युनचुवान ने धीरे से कहा, इस लीडर चुनने के बारे में मुझे लगता है कि यह सच में गैर ज़रूरी है। मैं बस ये पद ले लूँगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे हॉल में हंसी मजाक शुरू हो गया। क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट के बेटे हो, हर किसी को तुम्हें इज्जत देनी होगी? तुम आईने में खुद को क्यों नहीं देख लेते? यहाँ किसका बैकग्राउंड सिंपल है? जो कोई नहीं जानता वह सोचेगा कि इंटरस्टेलर फेडरेशन पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस का राज है। अगर मुझसे पूछो तो सेना के गुवान तियान, जिनके पास 10 लाख की सेना है, वह काबिल हैं। बकवास। हमारे याओटियन फेडरेशन का सिर्फ मो जुनलिन ही लीडर बनने के काबिल है।